कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले हम हमारे मेन कैरेक्टर यानी यागिरी के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी यागिरी एक कॉरिडोर से होता हुआ गुजर रहा था जहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। यागिरी आगे बढ़ते हुए सभी से यही कह रहा था कि असाको कहाँ है। असाको उसके केयर टेकर का नाम है। वो उसे ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे असाको दिख जाती है, लेकिन वो एक और पर्सन था। हम देखते हैं कि एक वुमेन असाको को पकड़े हुए है और उसके सर पर बंदूक रखे हुए है। वो यागिरी से कहती है कि अगर यागिरी आगे बढ़ा तो वो गोली चला देगी। असाको डर रही थी, इस वजह से वो यागिरी को रुक जाने को कहती है, पर अचानक से तभी वहाँ पर एक वेव फैलती है जो कि वेव के कारण वो वुमेन अचानक से वहाँ नीचे गिर जाती है और मारी जाती है। वहाँ पर असाको को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि अभी अभी क्या हुआ, लेकिन इसके बाद यागिरी असाको के पास आ जाता है और स्माइल करता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि यागिरी बड़ा हो चुका था और अभी वो सो रहा था। तभी उसकी एक क्लासमेट उसे उठाती है। यागिरी को कुछ भी नहीं पता था कि अभी भी क्या चल रहा है। वो बस कहता है कि क्या हम पहुंच गए। असल में वो स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर आए हुए थे, लेकिन उसकी वो फ्रेंड जो कि फ्रेंड अभी तक तो नहीं थी मगर अब वो उसकी फ्रेंड बन चुकी है, उसका नाम तोमोचिका है। वो बताती है कि नहीं, क्या तुम नींद में इतने खो चुके थे कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ। वो दूसरी तरफ पॉइंट करते हुए बताती है कि यहाँ की सिचुएशन देखो, ऐसे में तुम कैसे सो सकते हो। अब यागिरी वहाँ पर सामने देखता है तो उसकी क्लासमेट यानी कि बहुत सारे क्लासमेट नीचे मरे पड़े हुए थे। ये देखकर यागिरी शॉक था। वो पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ, इन्हें किसने मारा। अब तोमोचिका बताती है कि तुम पागल हो, वहाँ पर बाहर की तरफ देखो। उसे कुछ दिखाई दे रहा था मगर उसे कुछ समझ नहीं आया था, इस वजह से वो खिड़की के पास आकर देखता है। हमें पता चलता है कि बाहर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन मॉन्स्टर है जिसने उन सभी को मारा था। अभी उस बस के अंदर सिर्फ तोमाचिका और यागिरी ही बचे हैं। वैसे अब जब वो मॉन्स्टर फिर से ऊपर की तरफ उड़कर उनके ऊपर हमला करने के लिए आने वाला था तो तोमाचिका यागिरी से चिपकते हुए कहती है कि प्लीज कुछ करो, हमें कुछ करना होगा वरना हम भी मारे जाएंगे। यागिरी तो वैसे कुछ नहीं करने वाला, लेकिन अब प्लॉट की वजह से वो अचानक से अपनी पावर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। अब प्लॉट से आप समझ जाना कि यहाँ पर प्लॉट किसे कहा जा रहा है, क्योंकि वीडियो में हमें ये नहीं कह सकते। यागिरी की यहाँ पर सील एक्टिवेट हो जाती है और उसकी ब्रेन पावर में से एक वेव निकलती है। यागिरी यहाँ पर सिर्फ डाइवर्ट का यूज करती है और सामने वाला वो मॉन्स्टर मारा जाता है। यागिरी कहता है कि अब हम बच चुके हैं और ये देखकर तोमाचिका बहुत ही ज्यादा खुश थी और चिल्लाते हुए कह रही थी कि आखिर अभी अभी क्या हुआ, वो मॉन्स्टर मर कैसे गया। वैसे इसके बाद यागिरी वहीं बैठकर अपना गेम खेलने लगा था, लेकिन तोमाचिका कहती है कि ये कोई गेम खेलने का टाइम नहीं है। पर वो देखती है कि यागिरी गेम खेलना अच्छे से नहीं जानता था, मगर फिर से उसे याद आता है कि वो किसी सिचुएशन में है। इस वजह से वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम गेम छोड़ो, क्या तुम्हें नहीं जानना कि अब बेबी यहाँ पर क्या हुआ। अब यागिरी अपना गेम को वापस रखते हुए पूछता है कि ठीक है बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ। तो अब तोमाचिका बताना चालू करती है। वो कहती है कि हम स्कूल से ट्रिप के लिए निकलते हैं और हम नॉर्मली सिटी को पार करने वाले थे, लेकिन तभी एक टनल पड़ी जिसे पार करते हुए हम इस जगह पर पहुंच गए। अब वो टनल ही गायब हो चुकी है वरना हम वापस लौट सकते थे। और यहाँ पर आने के बाद अचानक से बस के अंदर एक लड़की एंटर हुई। वो लड़की बता रही थी कि वो ग्रेट सेस की ग्रेट डॉटर है। वो अपना नाम यहाँ पर सियोन बताती है। इसके बाद अब जब वो अचानक से एंटर कर रही थी, इस वजह से वहाँ पर यागिरी क्लास की टीचर खड़े होती है और कहती है कि आखिर तुम हो कौन। इस पर सियोन कुछ जवाब नहीं देती और तुरंत ही अपनी पावर से टीचर का सर उड़ा देती है, मगर वो ऐसा रिएक्ट कर रही थी जैसा कि उसने कुछ नहीं किया। अब तभी स्टूडेंट से वो कहती है कि देखो कोई भी कुछ गलती करने की कोशिश मत करना वरना मैं पहले ही बता दूं कि मेरा पावर लेवल 5 लाख है। और ये उसके पॉइंट्स थे, ये बहुत ही ज्यादा हैं। इन पॉइंट्स के बारे में हमें आगे जानेंगे। यहाँ पर वो कहती है कि तुम सभी को यहाँ पर इसलिए समन किया गया है क्योंकि हम ग्रेड सेस के लिए कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि तुम में से स्ट्रॉन्ग कौन है, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी पावर दी जाएगी। वैसे वो अपनी पावर दिखाने के लिए वहाँ ड्राइवर का सर भी उड़ा देती है। ये देखकर सभी और ज्यादा शॉक हो गए थे। अब सियोन कहती है कि तुम्हारी बारी। वो हाथ आगे करते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। उसके हाथ में बहुत तेज लाइट निकलती है। तोमाचिका को लगा था कि वो सभी ब्लास्ट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहाँ पर सभी के सभी जिंदा थे। सियोन कहती है कि अब तुम्हारे पास पावर आ चुकी है सिस्टम की। वो कहती है कि तुम अपने सामने अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर कर देखो। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तोमाचिका सभी को देख पा रही थी कि सभी ग्लो कर रहे हैं, मगर वो ग्लो नहीं कर पा रही थी। और उसके साथ साथ कुछ और भी स्टूडेंट ऐसे थे जो कि ग्लो नहीं कर पा रहे थे। असल में सियोन के पावर बांटने के बाद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे रह गए थे जिनके पास पावर नहीं आई थी। अब सियोन कह रही थी कि तुम लोगों को अपने सामने एक सिस्टम दिख रहा होगा, तुम उसमें अपने मिशन चेक कर सकते हो। तुम्हें अपनी पावर किसी भी तरह से बढ़ानी है
चाहे तुम कुछ भी करो, अगले महीने होने वाले स्टेज कंपटीशन में तुम्हारी पावर चेक की जाएगी। अब ये सुनकर सभी शॉक थे। यहाँ पर तोमाचिका देखती है कि उसके सामने तो कोई सिस्टम नहीं है, मगर बाकी स्टूडेंट से भी जब वो पूछती है तो वो बताते हैं कि हाँ, उन्हें एक सिस्टम दिख रहा है। सियोन कहती है कि देखो, तुम में से कुछ के पास पावर नहीं आई होगी, मैं तुम्हें मारने तो नहीं वाली, मगर अभी तुम्हारी ताकत खुद पर है। तुम किस तरह से यहाँ पर सरवाइव करते हो ये तुम पर डिपेंड करता है, मगर फ्यूचर में भी तुम्हारे पास कोई पावर नहीं आई तो ये बात समझ लेना कि तुम किसी काम के नहीं हो। इस वर्ल्ड में तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसके बाद अब सियोन चले गई थी। यहाँ पर तोमाचिका अपने साथी स्टूडेंट से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में सिस्टम दिख पा रहा है, तो वो कहती है कि हाँ, ये एक स्टेटस टाइप का है। यहाँ पर मिशन बाहर है जिसमें लिखा हुआ है कि हमें आगे क्या क्या मिशन मिल रहे हैं। तो उनका जो पहला मिशन था वो उन्हें एक खतरनाक ड्रैगन से बचना था, लेकिन तोमाचिका कहती है कि अरे, ड्रैगन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। मगर ऐसा नहीं था, वो दूसरी दुनिया में है। मगर वो ड्रैगन इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि पहले से ही स्टेटस बार में लिखा ये आ गया था कि उन्हें सिर्फ उससे बचना है, क्योंकि अभी उनकी पावर उन्हें इतने अच्छे से नहीं पता कि वो उसे ड्रैगन को हरा पाएंगे कि नहीं। उनके बीच में एक स्टूडेंट जिसका नाम सेम है वो खड़ा हो जाता है और लीडर की तरह एक्ट करता है। वो वहाँ पर कह रहा था कि हम अकेले किसी तरह से सरवाइव नहीं कर सकते, हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। और इसके लिए उसने एक कागज दिया था जिसमें सभी को अपना नाम और उनकी पावर लिखनी थी, क्योंकि वो पावर सिर्फ उन्हें ही अपने स्टेटस में दिखती है। सभी लोग अपनी पावर के बारे में लिख देते हैं। जिसके बाद सेम कहता है कि ठीक है, तो हमें यहाँ से चलना होगा, क्योंकि हम उस ड्रैगन को अभी नहीं हरा पाएंगे, हमें बस यहाँ से निकलना है। वैसे सिल्वर को पता चलता है कि टोटल 4 लोग हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है। अब जब वो वहाँ से जा रहे थे तो 4 लोग भी कोशिश करते हैं कि उस बस से निकलकर उनके साथ जाएं। तभी सेम उन्हें रोक देता है और वो कहता है कि तुम लोग अगर हमारे साथ आए तो तुम हम पर बर्डन बन सकते हो, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, इस वजह से तुम्हें यही रहना चाहिए और उस ड्रैगन को रोकना चाहिए। वैसे यागिरी अभी सो रहा था, इस वजह से तोमाचिका उसे उठाने के लिए जाती है, लेकिन यागिरी उठ नहीं रहा था। एक दूसरी लड़की जिसके पास पावर है वो कहती है कि तुम इसे उठा क्यों रही हो, तुम्हें तो चलना चाहिए। पर तोमाचिका कहती है कि नहीं, ये सो रहा है, उसे पता भी नहीं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और उसी समय वहाँ पर सेम आया था। एक लड़की वहाँ पर आती है जिसके पास पावर थी। वो कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सेम कहता है कि बिल्कुल। वो पहले तो सीटों को सामने की तरफ से देखता है जिससे कि यहाँ बाकी 4 स्टूडेंट वहाँ से ना निकल सकें। और इसके बाद अब वो जो दूसरी लड़की थी जो अभी वहाँ पर आई थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। उसके पास चार्म इफेक्ट की पावर है। वैसे इस पावर की वजह से वहाँ पर उन चारों स्टूडेंट में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ था। पर फिर सैम बताता है कि ये पावर अलग तरह से काम करती है, ये स्पेशली उन मॉन्स्टर के लिए बनाई गई है। ये पावर जिस पर भी यूज की जाएगी वो मॉन्स्टर उसे सेंस कर सकता है। इस वजह से इन्होंने इन चारों पर ये पावर यूज की। अब ये यहाँ से आराम से निकल जाएंगे और वो मॉन्स्टर इन्हीं को मारते रहेंगे जब तक ये मर नहीं जाते। अब वो लोग तो वहाँ से गेट लॉक करके चले गए थे। कुछ देर बाद वो फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है और आने के बाद यहाँ बस के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। अब सीन अभी के टाइम पर आ गया था। हम देखते हैं कि अभी तोमाचिका और यागिरी ही जिंदा है, बाकी वो दोनों जो थे वो मारे गए थे। यागिरी सारी बात सुनता है और कहता है कि अब ड्रैगन मारा जा चुका है, इसका मतलब फर्स्ट मिशन तो पूरा हो गया होगा। आगे की मिशन हमें नहीं पता, लेकिन अब हम सेफ हैं। तभी यागिरी को याद आता है कि जो उसका गेमिंग डिवाइस है वो उसे इस वर्ल्ड में चार्ज नहीं कर सकता। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, पर वो खुद को संभालता है। अब वो कहता है कि हम यहाँ खिड़की से बाहर निकल सकते हैं। पहले तोमाचिका और बाकी लोगों ने ये बात सोची नहीं थी, मगर अच्छा हुआ उन्होंने ये नहीं सोचा, क्योंकि अगर वो वहाँ से बाहर निकलते तो ड्रैगन उनके स्मेल का पीछा करते हुए उन्हें भी खत्म कर देता। वैसे इसके बाद अब जब वो खिड़की से बाहर आ गए थे तभी कुछ देर बाद उन्हें सामने से 3 लोग उड़ते हुए आते दिखते हैं। वो दूर थे, इस वजह से साफ साफ तो नहीं दिख रहे थे। यहाँ पर तोमाचिका ने उन्हें पहचान लिया था। यागिरी ये देखकर शौक था कि तोमाचिका इतना दूर कैसे देख सकती है। अब तोमाचिका बताती है कि ये उन्हीं के क्लासमेट है। वो तीनों यहाँ पर आते हैं तो यागिरी उनसे पूछ अच्छे से बात करने वाला था, लेकिन तोमाचिका कहती है कि नहीं, पहले हमें यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया गया, अब ये शायद हमें रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। इन्हें लग रहा होगा कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। अब जब वो तीनों यहाँ पर आते हैं तो देखकर शौक थे कि ये दोनों यहाँ जिंदा कैसे बच गए। हमें पता चलता है कि असल में वो यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि उन तीनों में से एक के पास हीलिंग पावर है, और इस हीलिंग पावर में उसे ये पावर भी मिली हुई है कि अगर वो किसी डेड बॉडी के ऊपर अपनी एनर्जी को डालता है तो वो उसे ज़ॉम्बी की तरह यूज कर सकता है, अपना वेपन बना सकता है। इसलिए वो यहाँ पर सारे डेड बॉडीज को लेने के लिए आए थे। पर अब जब वो देखते हैं कि यागिरी और तोमाचिका बचे हुए हैं और उन्हें उस बड़े से ड्रैगन को खत्म कर दिया तो वो शॉक थे। मगर वो पूछते हैं तो यहाँ पर उन्हें पता था कि इन दोनों के पास कोई पावर नहीं है, इस वजह से वो इन्हें सीरियसली नहीं ले रहे थे। वो तीनों बस ये कहते हैं कि तोमाचिका उनकी टीम को ज्वाइन कर सकती है। वो यागिरी को ज्वाइन करने को
नहीं कह रहे थे। यहाँ पर उनके बीच में जो लड़का खड़ा था वो उन तीनों की टीम का फाइटर था, मतलब उसके पास फाइटिंग पावर्स हैं। वो जैसे ही अपने फायर पावर का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है और एक माउंटेन ब्लास्ट कर जाता है। इस वजह से उसे फाइटिंग की पोजीशन दी गई थी और एक को हिलर की दूसरे की पावर अभी हमें नहीं बताई जाती। अब वो तोमाचिका को कह रहे थे कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो, इससे तुम सरवाइव कर पाओगी। लेकिन तोमाचिका जानती थी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि असल में वो एक लड़की है, इस वजह से उसे अपनी टीम ज्वाइन करने को कह रहे हैं। पर वो यहाँ पर यागिरी को भी धोखा नहीं दे सकती थी। साथ ही साथ वो जानती थी कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैसे अब वो जो उनका फाइटिंग प्लेयर था, मतलब जो उनका लीडर था, वो आगे बढ़कर यहाँ तोमाचिका को अपनी तरफ अपनी टीम में लेना चाह रहा था। लेकिन इतने में ही यागिरी अपनी फिंगर को आगे करता है और उसे डाई कह देता है, जिस वजह से वो यहाँ पर मारा जाता है। ये देखकर अब बाकी वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक थे। यागिरी कहता है कि तुम दोनों हिलना मत, वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। तभी वो जो दूसरा लड़का है जिसकी पावर का भी हमें नहीं पता, वो वहाँ पर झुककर अपने दोस्त को चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन यागिरी उसे भी डाई कहकर मार देता है। अब वो आखिरी बचा हुआ था तीसरा हीलिंग पावर्स वाला लड़का। वो शौक था, वो कह रहा था कि ये तुमने यहाँ क्या किया, मगर वो अभी तक माना नहीं था कि ये दोनों मरे हैं। इसलिए वो उनको अपनी पावर से चेक करता है, साथ ही साथ हीलिंग पावर से उन्हें हील करने की कोशिश भी कर रहा था। पर वो देखता है कि उसकी पावर इन पर काम नहीं कर रही। उसे पता चलता है कि ये दोनों सच में मारे जा चुके हैं। वो यागिरी से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, तो यागिरी कहता है कि कुछ नहीं, बस मैंने इन्हें मरने को कहा था और ये मर गए। साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि यागिरी ने इसी की मदद से उस ड्रैगन को मारा था। यहाँ पर तोमाचिका तो बहुत ही ज्यादा शॉक थी ये देखकर। अब वो तीसरा लड़का कुछ भी नहीं कह सकता था, उसे यागिरी के सामने हार माननी पड़ती है। वैसे फिर वो यागिरी के पास आ रहा था, यह कहता है कि तुम्हारी पावर तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन यागिरी जानता था कि वो बस यहाँ अटैक करेगा, इस वजह से यागिरी उसे पहले ही दूर कर देता है। वो कहता है कि वो अपनी पावर से जान सकता है कि कौन उसके ऊपर हमला करने वाला है और उसे ये कहने की जरूरत नहीं कि सामने वाला खत्म हो जाए, बल्कि वो अपने मन में भी अगर डाई वर्ड का इस्तेमाल करेगा तो सामने वाला मारा जाएगा। ये देखकर वो तीसरा लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था। वैसे यागिरी उससे ये भी पूछता है कि हम तीनों एक दूसरे की पावर को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, मगर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अभी तुम यहाँ पर आए हो, फिर इसका क्या राज है कि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई। इस चीज पर वो लड़का कहता है कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, ये हमारी दूसरी बार है जो हम यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर मिशन को पूरा कर वापस भी लौट सकते हैं और फिर हमें यहाँ पर समन किया जा सकता है। यह सुनकर यागिरी तोमाचिका से पूछता है कि क्या इन्होंने कभी क्लास मिस करी थी, क्योंकि यहाँ पर आकर जब ये पावर को समझे होंगे तो इन्हें तो कई दिन बीत गए होंगे। पर इस चीज पर तोमाचिका कहती है कि नहीं, ये तो रेगुलर क्लास आते थे। ये देखकर यागिरी तुरंत ही अपना हाथ आगे करते हुए कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो। इस पर वो लड़का कहता है कि नहीं, हम जब यहाँ से वापस लौटेंगे तो सिर्फ कुछ घंटे ही बीतेंगे, जबकि हमें यहाँ पर कई हफ्ते महीने बीत जाएंगे। वैसे अब यागिरी उस तीसरे लड़के को खत्म करने वाला था, लेकिन वो लड़का कहता है कि रुक जाओ, मेरे पास एक और तरीका है। तुम मुझे मारकर कुछ भी नहीं पाओगे, लेकिन मेरा ट्रेजर रख सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ वो एक कॉलर निकालता है, अगर वो कॉलर को पहन लेगा तो उसके बाद वो यागिरी का सर्वेंट बन जाएगा। उसने तुरंत ही कॉलर को पहन लिया था और कह रहा था कि अब अगर मैंने कभी भी तुम्हारे ऑर्डर को डिसोबे किया तो इससे मैं मारा जाऊंगा या फिर मुझे सबसे ज्यादा पेन होगा। इसके बाद जब वो यागिरी के पास आ रहा था तो यागिरी उसे पीछे जाने को कहता है, लेकिन वो आगे बढ़ ही रहा था, जिस वजह से उसे बहुत ही तेज दर्द होता है और यागिरी समझ जाता है कि हाँ, ये कॉलर काम करता है। वैसे इसके बाद में यागिरी उससे कहता है कि देखो, तुम्हें हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं, तुम बाकी स्टूडेंट के पास जा सकते हो। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश था और चला भी गया था। उसने अपना सारा ट्रेजर यहाँ यागिरी और तोमाचिका के पास छोड़ दिया था। तोमाचिका पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस चीज पर यागिरी कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं जानता था कि वो हमें धोखा दे सकता है और हमारा ध्यान ना हुआ तब वो हमें सीरियस इंजरी भी पहुंचा सकता है, इस वजह से ऐसा करना भी सही था। वैसे सिल्वर ये भी पूछती है कि तुम्हें उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, इसलिए तुमने उसे जाने दिया, पर तुमने मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया, जबकि पहले हम कभी बात भी नहीं करते थे और स्कूल में भी तुम अकेले ही अलग बैठे करते थे। यागिरी कहता है कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन पहले तो मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन प्लॉट को देखते हुए मैंने अपना डिसीजन बदल लिया। अपना प्लॉट से आप समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। ये सुनकर यहाँ पर तोमाचिका बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि सारे लड़के तुम एक जैसे ही होते हो। अब यहाँ से सीन चेंज होकर सियोन के पास आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब एक लड़का वहाँ पर आकर रिपोर्ट बता रहा था कि फर्स्ट मिशन के कंप्लीट होने के बाद क्या क्या हुआ और कौन कौन वहाँ मारा गया। वो कहता है कि मिशन तो बहुत ही जल्दी पार हो गया, उन्हें उम्मीद नहीं थी और वो ड्रैगन भी मारा जा चुका है, लेकिन इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अभी सुनकर सियोन समझ गई थी कि वो 4 वही हैं जिनके पास कोई पावर नहीं थी।
थी, पर वो लड़का बताता है कि 2 उसमें से बिना पावर वाले थे और 2 लोग के पास एस रैंक की पावर थी। ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात थी, क्योंकि एस रैंक की पावर होने के बाद भी वो ड्रैगन से मर कैसे जा सकते हैं। लेकिन वो लड़का बताता है कि उनकी मौत अचानक से हुई थी, जिसका कोई कारण भी नहीं पता। वो ये भी कह रहा था कि शायद किसी के पास इंस्टेंट डेथ मैजिक पावर है, लेकिन ये सुनकर सियोन कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पावर हजारों साल से अभी किसी को नहीं मिली। अब इसके बाद सीन चेंज होकर वापस से यागरी और तोमाचिका के पास आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी शाम हो चुकी थी और चलते चलते वो लोग वापस से एक सिटी में पहुंच चुके थे, लेकिन वहाँ के जो गार्ड्स थे वो उन्हें बाहर ही रोक देते हैं। वो कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर यागरी और तोमाचिका को उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, पर वो गार्ड ये बात जानते थे कि इन्हें हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी। वो कहकर जाते हैं कि रुको, हम हमारे लॉर्ड को बुलाकर लेकर आते हैं। इसके बाद अंदर से वो एक लड़के को लेकर आते हैं जो कि उनका सीनियर है। उसका नाम मासाहिरो है। यहाँ पर आकर वो इन दोनों से कहता है कि तुम शाम को यहाँ पर पहुँचे हो, कहीं तुम उस सेज कैंडिडेट वाले ग्रुप से बिछड़ तो नहीं गए। यहाँ पर उस लड़के की बात यागरी और तोमाचिका को समझ में नहीं आ रही थी। पहले तो वो इस बात से शॉक थे कि इसे जापानीज बोलना कैसे आती है, मगर बाद में वो बताते हैं कि हाँ, सच में वो उस ग्रुप से बिछड़ गए थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो ग्रुप यहीं आ रहा है, इस वजह से वो यहाँ तक आ गए। अब मासाहिरो कहता है कि यहाँ उन टाउन में अंदर जाने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, लेकिन अब तुम सेज कैंडिडेट हो, इसलिए हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते। इसके बाद अब वो उन्हें अंदर ले जाता है, लेकिन कहता है कि टाउन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तुम संभल कर रहना, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को खो भी जा सकते हो। और दूसरी तरफ अब वो ये भी कह रहा था कि यहाँ पर चोरों से बचकर रहना, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि चोरी ना हो, लेकिन फिर भी चोर रात के टाइम मिल सकते हैं। वैसे बाद में वो तोमोचिको से कहता है कि देखो, अगर तुम्हें अंदर जाने से डर लग रहा हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन तोमोचिको उसके इंटेंशन समझ चुकी थी और तुरंत ही यागिरी को लेकर वहाँ से भागती है। कुछ दूर आने के बाद यागिरी पूछता है कि तुम वहाँ से भागी क्यों? तोमोचिको कह रही थी, मुझे डर था कि अगर वो परेशान करता तो तुम उसे भी मार देते, जो कि एक बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। लेकिन यागिरी कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं उसे बिना कुछ सोचे समझे मार दूंगा? वैसा भी यहाँ पर सिटी के अंदर आने के बाद वो लोग देखते हैं कि यहाँ के लोग उनकी तरह ही है और साथ ही साथ कुछ केटियर्स वाले भी हैं। ये देखकर तो तोमोचिको बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि ये बिल्कुल फैंटेसी वर्ल्ड जैसा है। वैसे अब उन्हें नहीं पता था कि यहाँ से वो कहाँ जाए। तब एक लड़की वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये कैटिया वाली लड़की, इसका नाम मयूरू है। और जब ये लोग मयूरू से पूछते हैं कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो, तो वो बताती है कि वो हर सेज कैंडिडेट की मदद करती है, क्योंकि पहली चीज तो ये कि सेज कैंडिडेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके पास मैजिक पावर होती है। इसका मतलब यहाँ इस वर्ल्ड में उनका फ्यूचर सेट है। और दूसरा कारण ये भी है कि वो दूसरे वर्ल्ड से हैं, तो वो समझदार होते हैं और उन्हें पटाना थोड़ा आसान है। लेकिन इस चीज पर तोमोचिको कहती है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे अब जब वो मदद के लिए कह रही थी तो यहाँ पर यागिरी और तोमोचिको दोनों ही तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, हमें पहले कुछ खाने की चीज खरीदनी है, जिसके बाद वो उन्हें वहाँ ले जाती है और शॉपिंग कराती है। खाने के साथ साथ यहाँ पर उन्हें कुछ कपड़े पहनने के लिए भी मिलते हैं। अब इस चीज में उन्हें रात हो चुकी थी, मगर अभी तक उन्हें रहने की कोई जगह नहीं मिली थी। तोमोचिको यागिरी से कह रही थी कि इस तरह की इस वर्ल्ड में पहन सकती हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में पहनने के लिए मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ता। लेकिन अभी अचानक से वो देखती है कि उन्हें कुछ चोर घेर लेते हैं। यहाँ पर यागिरी कहता है कि मुझे पहले से पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तोमोचिको यागिरी से माफी मांगती है, क्योंकि उसने 2-3 बार कहा था कि हमें मयूरू पर भरोसा कर लेना चाहिए। असल में मयूरू ने ही इन सभी चोरों को कहा था कि वो यहाँ पर उनका इंतजार करे, वो सेज कैंडिडेट को यहाँ पर लेकर आएगी। अब यागिरी और तोमोचिको दोनों ही सिचुएशन देखते हुए उन चोरों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए? इस चीज पर वो कहते हैं कि हाँ, पैसे तो हमें चाहिए, मगर हमारा मेन टारगेट सेज कैंडिडेट होते हैं। वो यहाँ पर बताते हैं कि सेज कैंडिडेट जब जब इस वर्ल्ड में आते हैं तो उन्हें पावर दी जाती है और उस पावर से वो लोग सिटी के अंदर तबाही फैलाते हैं और वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम उनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए उनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं। पर जिन लोगों के पास पावर नहीं होती, हम उन्हें मार कर बदला लेते हैं, इसलिए उन्हें अभी यागिरी और तोमोचिको को यहाँ पर रोक लिया था। अब तोमोचिको तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन यागिरी तोमोचिको से कहता है कि देखो, मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत है। तुमने कहा था कि मैं सबको मार देता हूँ, अगर तुम मुझसे कहो तो मैं अपने आप को बचाने के लिए इन्हें मार सकता हूँ। अब इस चीज पर हाँ करने से पहले तोमोचिको वहाँ मयूरू को समझाती है। वो उससे कहती है कि देखो, यागिरी जितना कमजोर लगता है उतना कमजोर है नहीं, वो तुम लोगों को आराम से खत्म कर देगा, इसलिए सिचुएशन को समझो और हमें जाने दो। और मयूरू जानती थी यागिरी में बिल्कुल ताकत नहीं है, वैसे भी उसे सेज कैंडिडेट की पावर नहीं मिली, इस वजह से वो कहती है कि मुझे झूठ मत कहो। पर अब
यागिरी अपनी पावर दिखाता है। उन लोगों को चारों तरफ से घेरा गया था, इस वजह से पीछे जितने भी चोर खड़े हुए थे यागिरी उन्हें डायवर्ट का यूज करता है। वो सभी अचानक से नीचे गिरते हैं, इसलिए सामने जितने भी चोर थे और मयूर ये सभी शॉक हो गए थे। वो कह रहे थे कि ये तुमने कैसे किया। इसके बाद यागिरी सामने खड़े चोरों में भी एक लेपर्ड को मार देता है, वो भी अचानक से नीचे गिर जाता है। ये देखकर मयूर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये गिर क्यों रहे हैं। यागिरी कहता है कि हमने तुमसे पहले ही वार्न किया था। वैसे यागिरी ये सोच रहा था कि वो सिर्फ डायवर्ट का इस्तेमाल करते हुए किसी को भी खत्म कर सकता है, तो क्या असलियत में वो किसी पर्सन की बॉडी पार्ट्स को भी डैमेज कर सकता है। इसके लिए अब वो कुछ लोगों पर डायवर्ट का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो सिर्फ कुछ बॉडी पार्ट के लिए कह रहा था, जैसे एक उसके पैर पर कहा था। वैसे कुछ तो उसमें से मर जाते हैं, क्योंकि अभी यागिरी परफेक्टली उस बॉडी पार्ट पर पॉइंट नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब वो बाद में वो एक वहां पर खड़े हुए डॉग की आंखों को देखते हुए और पॉइंट करते हुए सिर्फ उन्हें डाई होने को कहता है, तो वहाँ पर डॉग की आंखें चली जाती हैं और वो अंधा हो जाता है। ये देख कर मयूरू और भी जो चोरों का लीडर था वो और ज्यादा शॉक हो गए थे और यहाँ पर वो अब यागिरी से माफी मांगने लगते हैं। लेकिन वो जो चोरों का लीडर था उसके इरादे ठीक नहीं थे, इस वजह से यागिरी उसकी तरफ देखते हुए फिंगर करते हुए उसे भी डायवर्ट का यूज करता है। लेकिन अभी वो मरा नहीं था और उसके बाद मयूरू और वो लीडर वहाँ से भागने लगते हैं। यागिरी तोमोचिका से कहता है कि ये मरा क्यों नहीं। तोमोचिका कहती है कि मुझे नहीं लगता, शायद तुम्हारा मैजिक थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि जैसे ही अब वो वहाँ से भाग रहा था तो अचानक से वो नीचे गिर जाता है। इसका मतलब यागिरी की मैजिक पावर ने असर किया, लेकिन थोड़ा सा लेट किया। मगर इतने में ही मयूरू वहाँ पर भाग चुकी थी, पर यागिरी का मैजिक उस पर भी काम करता है। और अब जब वो वहाँ से निकलने वाले थे तभी वहाँ पर कुछ नाइट सोल्जर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि कमाल है, ये अचानक से सभी के सभी नीचे कैसे गिरे पड़े, जबकि तुमने तो कुछ किया नहीं। अब उनके इतने कहते ही तोमोचिका और यागिरी समझ जाते हैं कि ये लोग उन्हें छुप कर देख रहे थे, लेकिन इनकी मदद करने के लिए नहीं आए। इस वजह से तोमोचिका उन पर गुस्सा करते हुए चिल्लाती है। अब उन नाइट्स के जो लीडर्स थे वो कह रहे थे कि हम बचाने के लिए आते हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना तुम्हारा सामान चोरी हो जाने दे। इसके बाद ये लोग अपने हाइड आउट्स पर आ जाते हैं और हमें इन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते थे और साथ ही बाकी चोरी का सामान भी पकड़ सकते थे। अब वैसे वो कैप्टन तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके साथ में जो उसका जूनियर था जिसका नाम जॉर्ज है, वो यहाँ पर यागिरी और तोमोचिका से माफी मांगता है। वो कहता है कि हमारी कैप्टन ऐसी ही है, हमें माफ कर दो। इसके बाद जब यागिरी उससे पूछता है कि हमें रात रुकनी है तो क्या कोई जगह है, तो वो बताता है कि हाँ, आप लोग होटल में रुक सकते हो। वो उसकी लोकेशन भी बता देता है। अब यागिरी और तोमोचिका जब वहाँ पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो होटल छोटी मोटी नहीं बल्कि ये कासल की तरह थी। पहले तो तोमोचिका को लगा था कि सच में कोई कासल है, लेकिन अंदर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि नहीं, एक बड़ी सी होटल है जिसमें बहुत ही सारे रूम है। यहाँ पर पैसे बचाने यागिरी कहता है कि क्या हम एक ही रूम में रह सकते हैं, लेकिन तोमोचिका को लगता है कि इसका कुछ गलत मतलब है, इसलिए वो मना कर देती है। इसके बाद उन्होंने 2 रूम ले लिए थे। अब तोमोचिका अपने वाले रूम में आ जाती है। यहाँ पर आकर वो सोच रही थी कि आखिर यागिरी ने उसे रूम शेयर करने को क्यों कहा, वो क्या चाहता है। लेकिन फिर उसे यागिरी की कही हुई बात याद आती है कि वो उसके प्लॉट के पीछे था। अब इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही, तभी अचानक से उसके सामने एक स्प्रिट आ जाती है। अब तोमोचिका उसे देखकर डर गई थी, मगर उसे वो स्प्रिट अपनी बड़ी सिस्टर की तरह दिख रही थी, क्योंकि उसकी शक्ल उस तरह की थी। मगर वो स्प्रिट बताती है कि वो उसकी बड़ी सिस्टर नहीं है, वो दूसरी वर्ल्ड में है, यहाँ पर उसकी सिस्टर नहीं आ सकती। वो कहती है कि असल में वो उसकी प्रोटेक्टर है और वो उसे प्रोटेक्ट करती है। ये चीज सुनकर तोमोचिका को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर वो उसे प्रोटेक्ट करती है तो वो पहले सामने क्यों नहीं आई, जबकि वो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थे। लेकिन इस चीज पर वो स्प्रिट बताती है कि मैं सामने तो आना चाहती थी, लेकिन यागिरी तुम्हारे साथ था और यागिरी के होते हुए मैं सामने नहीं आई, क्योंकि वो शायद मुझे भी खत्म कर सकता था। उसे बस ऐसा सोचना है। तोमोचिका को ये बात सही लगती है। वैसे यहाँ पर वो स्प्रिट ये बताती है कि जब सभी को पावर दी जा रही थी तब उस स्प्रिट ने ही अपने मैजिक पावर से तोमोचिका को पावर मिलने से रोका था। यह सुनकर तोमोचिका को गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो इस पर वो स्प्रिट बताती है, देखो पावर बहुत अच्छी है, तुम्हें भी कोई पावरफुल पावर मिल सकती थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि पावर के एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है किसी उनका तुम्हारी लाइफ पर कंट्रोल मिल जाता, मतलब वो तुम्हारी एज डिसाइड कर सकती थी कि तुम कितने जियोगे। ये सुनकर तोमोचिका और ज्यादा शॉक हो जाती है। वैसे अभी वो स्प्रिट ये भी कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम मुझे मिली, क्योंकि अब से तोमोचिका उसकी सक्सेसर है और वो उसे अपनी सीखी हुई टेक्निक सिखा सकती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जब तोमोचिका यागिरी के पास जा रही थी तो यागिरी देखता है कि तोमोचिका बड़ी थकी हुई सी लग रही है, मगर वो सोचता है कि शायद ऐसा कल के इंसिडेंट के बाद हुआ हो। वो कल बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। वैसे अब तोमोचिका के यहाँ पर आने के बाद यागिरी उससे कहता है कि अब हम यहाँ पर और नहीं रुकने वाले, तो क्या हम बाकी सभी के पास चलें।
ने यागिनी ने अभी वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी कैलिस्टीना उससे पूछ लिया था कि वो लोग कहाँ गए हैं। उसने उन्हें लोकेशन बता दी थी। वो लड़की इतनी अच्छी थी कि उसने इन्हें कई टूल्स भी दिए थे, जैसे कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर टूल जिसकी मदद से वो बाकी लोगों की भाषा समझ पाएंगे और उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ उसने और भी चीजें दी थी। सबसे जरूरी चीज यहाँ पर ये थी कि एक चार्जर जो कि यागिरी उस गेम डिवाइस को चार्ज कर सकता है, जिस वजह से यागिरी बहुत ज्यादा खुश था। वहाँ पर उसने कुछ टिकट भी दे दी थी जिससे कि वो यहाँ से निकल सकते हैं ट्रेन के थ्रू। यागिरी इस चीज पर खुश होते हुए अपने पास जितने भी ट्रेजर था वो उसे दे देता है और कहता है कि तुम मना मत करना। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग वहाँ ट्रेन से निकल चुके थे। वैसे तोमाचिका ने यागिरी को अपने एंसेस्ट्रल के बारे में बता दिया था, लेकिन अभी जो एंसेस्ट्रल है वो उससे बहुत ही ज्यादा डर रही थी। तोमाचिका यागिरी से पूछती है कि क्या यागिरी उसकी एंसेस्ट्रल को देख सकता है। इस पर यागिरी कहता है कि वो तभी से उसे देख पा रहा है जब से तोमाचिका ने उसे उसके बारे में बताया है। उसके पहले उसने उसे नहीं देखा था। तब तोमाचिका इस तरफ यागिरी के पास आ गई थी। वो उसके गेम में देख रही थी, लेकिन तभी अचानक से यागिरी उसे धक्का देते हुए सीट पर नीचे को कर देता है और झुक जाता है। हम देखते हैं कि अचानक से एक ब्लास्ट वहाँ सीधा उनकी तरफ आ रहा था, जो कि बहुत ही ज्यादा ये जो भी था ट्रेन को ऊपर से डैमेज कर देता है। अगर यागिरी वहाँ पर झुकी नहीं होती तो शायद वो अटैक उन्हें ही लगता, लेकिन अब यहाँ से सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम वहाँ सिटी के बीच में देखते हैं कि कल रात जोरों से लड़ाई के वक्त यागिरी ने उस डॉग की आंखों को ब्लाइंड किया था। वो डॉग अभी यहाँ कहीं सेज के पास आ गया था, जो कि मैजिक से उसकी आंखों को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही यहाँ पर वो हीलिंग पावर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी की पावर काम नहीं आती। तभी वहाँ पर एक सेज लैन आ जाती है। वो एक वैम्पायर गर्ल है। वो यहाँ पर पहले तो अपनी पावर का यूज कर रही थी, लेकिन उसका जब कोई फायदा नहीं होता तो वो उस डॉग की आंखें निकाल लेती है। वो कहती है कि मैं इस चीज पर रिसर्च करूंगी और अपनी पावर से उसे एक दूसरी आंखें दे दूंगी, मगर वो अभी भी देख नहीं पा रहा था। ये देखकर लैन शॉक थी। अब वो उसे बाइट करती है, जिसकी वजह से उस डॉग के पास वैम्पायर पावर्स भी आ जाती है और ज्यादा एनर्जी भी आ जाती है। उसका ब्लड चेंज होने लगता है। अब वो थोड़ा थोड़ा अलग भी लग रहा था और उसकी पावर भी बढ़ गई थी, लेकिन इसके बाद भी उसकी आंखें नहीं आई थी। अब तब अचानक से वहाँ वो जिस बिल्डिंग में थे वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। एक लड़का जिसका नाम एयरएल है वो वहाँ पर आता है और तुरंत लैन के ऊपर हमला कर देता है और ब्लास्ट के बाद वो पूरी बिल्डिंग ही उड़ चुकी थी, मगर लैन को वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। वो कहती है कि मैं एक सेज हूँ और इस वजह से तुम्हारा कोई भी अटैक मुझे डैमेज नहीं पहुंचा सकता, जबकि बाकी जो वहाँ पर थे वो दूसरी तरफ फेंक चुके थे। इसके बाद लैन ये भी कहता है कि अगर सच में तुम मुझे मार देते हो तो मैं तुम्हें थैंक यू कहती, पर तुम ऐसा नहीं कर पाए। और इसके बाद वो एयरल को उठाते हुए वहाँ से नीचे फेंक देती है। अब यहाँ से फिर से सीन चेंज होता है और अब हम यागिरी और तोमाचिका के पास आ जाते हैं। यहाँ पर अभी वो लोग उस ट्रेन से बाहर आ गए थे देखने के लिए कि ये धमाका किस चीज का था। उन्हें पता चलता है कि सामने कोई लड़ रहा है। यागिरी को तो इतना दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन तोमाचिका यहाँ पर उसे बताती है कि कोई सेज सामने किसी बड़े से रोबोट से फाइट कर रहा है। अब सेज तो उस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करते हैं, इस वजह से साफ पता चलता है कि वो रोबोट बुरा है। इस वजह से सेज उस पर हमला कर रहा है। तोमाचिका यहाँ पर यागिरी से कहती है कि क्या तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाले हो, जिस पर यागिरी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरे पास अच्छी खासी पावर है, लेकिन मुझे इसका संभल के यूज करना है। और वैसे भी अगर मैं हर छोटी छोटी चीज पर इस पावर का इस्तेमाल करने लगा तो यहाँ पर इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। अब तोमाचिका को उसकी बात सही लग रही थी, लेकिन उसी दौरान उनकी तरफ वो सेज अटैक कर देता है और सेज ने उस रोबोट पर अटैक किया था, मगर वो रोबोट वहाँ से हट गया था। यह अटैक अभी तोमाचिका और यागिरी को लगने वाला था, लेकिन इतने में ही वो रोबोट डायरेक्शन चेंज करते हुए यहाँ यागिरी और तोमाचिका के सामने आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। मगर अभी उस अटैक का कुछ डैमेज वहाँ सामने की तरफ आया था, लेकिन यागिरी ने तोमाचिका को बचा लिया था। अब जब वो सेज वहाँ पर आता है तो यागिरी उससे पूछता है कि तुम हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, लेकिन जो सेज लोग हैं ये खुद को बड़ा मानते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पावर है। वो यागिरी और तोमाचिका से कहते हैं कि झुक कर मुझे प्रणाम करो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की। ये देखकर यागिरी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उसे डाइवर्ट कह देता है। इस वजह से वो सेज वहीं पर मारा गया था। ये देखकर तोमाचिका शॉक थी और कह रही थी कि अभी अभी तुमने कहा कि तुमने खुद के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं और तुम अपनी पावर का देखकर इस्तेमाल करोगे, लेकिन इस पर यागिरी कहता है कि उसके पास एक परफेक्ट रीजन हो चुका था इसे मारने के लिए। अब तभी वो व्हाइट रोबोट वहाँ पर आता है और यागिरी के सामने झुकते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो यह भी कह रहा था कि तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो। तोमाचिका कहती है कि शायद ये हमसे डर रहा है। अब यागिरी वैसे तो कुछ नहीं मांगना चाहता था, पर फिर भी उससे पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे हम हमारे वर्ल्ड में जा सकें। उस रोबोट को ज्यादा कुछ नहीं पता था। वो कहता है कि देखो मैं भी इस वर्ल्ड का नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपनी वर्ल्ड में जाने का रास्ता जानता हूँ। असल में वो ये भी
बताता है कि उसकी जो वर्ल्ड है वो इस दुनिया से थोड़ा दूर है और वहाँ पर पहुँचने के लिए उन्हें सही अमाउंट में एनर्जी और साथ ही साथ सही कोऑर्डिनेट मतलब उस वर्ल्ड की दिशा चाहिए। यागिरी कहता है कि इसका मतलब हम हमारे वर्ल्ड को भी इसी तरह से ढूंढ सकते हैं। इस पर रोबोट कह रहा था कि अभी यागिरी को एनर्जी बढ़ाने की जरूरत, तभी वो यहाँ से वहाँ जा पाएगा। अभी यागिरी कह रहा था कि क्या हम तुम्हारे वर्ल्ड में भी चल सकते हैं, तो इस पर वो रोबोट कहता है कि हाँ ये पॉसिबल तो है लेकिन नहीं, क्योंकि वो यागिरी जितना खतरनाक इंसान को अपने वर्ल्ड में नहीं लेकर जाएगा। अब इसके बाद वो रोबोट कहता है कि अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो, पर यागिरी यहाँ पर कुछ भी कह सके इससे पहले ही वहाँ तोमाचिका की वो स्पिरिट गार्जियन आ जाती है। अब यहाँ से सीन चेंज होकर वहाँ सियोन और लैन के पास आता है। वहाँ पर आकर एक व्यक्ति बताता है कि यागिरी नाम के एक लड़के ने सेज को खत्म कर दिया है और पक्का उसके पास इंस्टेंट डेथ मैजिक पावर है। ये सुनकर वो शॉक थे और लैन तो यहाँ पर इस पावर के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रही थी, उसे यागिरी से मिलना था। सियोन कहती है कि काश हमारे पास ऐसी पावर होती जिससे कि हम इंस्टेंट डेथ से भी बच सकते। यहाँ पर वो सभी सेज से बात कर रही थी। अब वो लैन से कहती है कि तुम्हें जल्द से जल्द उसी सिटी की तरफ निकलना होगा जहाँ पर यागिरी जा रहा है और उन्हें ढूंढना होगा। लैन हाँ कर देती है। अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि यागिरी और तोमाचिका भी जंगल में रुके हुए थे क्योंकि रात हो गई थी। रात को आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो खाना खाने की तैयारी करते हैं। तभी यहाँ पर तोमाचिका की एंस्ट्रल स्पिरिट आती है और उसे एक तलवार देती है। इसके बाद उन्होंने फिर से चलना चालू कर दिया था। कुछ ही देर बाद अब वो सिटी के सामने पहुंच चुके थे, मगर अब सुबह भी हो चुकी थी। अब योगिरी बहुत ज्यादा थक गया था। तोमाचिका पूछते है कि तुम चलने की वजह से थक चुके हो और अपने मैजिक का ज्यादा यूज करने की वजह से। इस पर योगिरी कहता है कि मुझे नहीं पता, मगर चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ डायवर्ड का इस्तेमाल करना है और वो किसी को भी खत्म कर सकता है। तभी वो पीछे देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लुटेरे नीचे पड़े हुए थे। असल में वो रास्ते में इन्हें लूटने वाले थे, लेकिन योगिरी ने उन्हें भी खत्म कर दिया। यहाँ पर तोमाचिका कह रही थी कि तुम्हें अपनी पावर के बारे में थोड़ी नॉलेज गेन करनी चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि तुम इसका कितना यूज कर सकते हो। लेकिन योगिरी कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जितना चाहूँ इस पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब जब भी मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे थोड़ी कमजोरी महसूस होती है। इसके बाद अब वो वहाँ सिटी के अंदर आ गए थे। यहाँ पर तोमाचिका के वो एंस्क्रिटल स्पिरिट नोटिस करती है कि आसपास में कई सारे बैरियर्स क्रिएट किए गए हैं जो कि मैजिक पावर से क्रिएट किए गए हैं। वैसे इसके बाद अब वो उसी बिल्डिंग के पास आ जाते हैं जहाँ पर आने को उनसे कहा गया था। इस बिल्डिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर वो अपनी ही क्लास के एक स्टूडेंट से मिलते हैं। वो उससे पूछते हैं कि वो बाकी ग्रुप के साथ क्यों नहीं है, जिस पर वो लड़का ताचिबाना बताता है कि असल में वो अपने दोस्त से अलग हो गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर है। ताचिबाना को लगता है कि उसकी पावर बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर अभी जब वो तोमाचिका से बात कर रहा था तब उसके हाथ में एक खड़ी हुई लकड़ी उस पर गुस्सा करने लगती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं अगर ताचिबाना किसी और लड़की से बात करे, लेकिन ताचिबाना उसे समझाता है कि तोमाचिका उसकी क्लासमेट है। वैसे योगिरी तो पहचानता ही नहीं था कि आखिर ये ताचिबाना है कौन। वो ताचिबाना से पूछता है कि अगर योगी असल में क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं देता है इस वजह से उसे नहीं पता। तोमाचिका बताती है कि ये लड़का गर्ल्स में बहुत ज्यादा फेमस है और थोड़ा एटीट्यूड वाला है। योगिरी कहता है कि अच्छा, मुझे लगता है कि इसे अपनी पावर का बहुत ज्यादा भरोसा है, इसी वजह से इसने अपनी टीम को छोड़ दिया और यहाँ अकेला है। तभी वहाँ पर और गर्ल्स आ जाती हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ पर टोटल 5 गर्ल्स हैं जो कि उसकी मेड का काम कर रही हैं। यह देखकर तोमाचिका बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी। अब ताचिबाना कहता है कि देख लिया मैं कितना फेमस हूँ। वैसे यहाँ पर योगिरी तोमाचिका से पूछ रहा था कि क्या ये लड़का उन्हीं में से एक है जिन्होंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक पावर नहीं थी। वैसे तभी ताचिबाना कहता है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि तोमाचिका के पास आखिर कौन सी मैजिक पावर है, वो पहले ही आगे चला गया था। इस वजह से वो इन सब के बारे में नहीं जान पाया कि 4 लोग को मैजिक पावर नहीं मिली। वैसे अभी वो तोमाचिका को ऑफर करता है कि उसकी टीम में ज्वाइन करने के लिए। वैसे यहाँ पर योगिरी कोई भी खतरा नहीं महसूस कर रहा था। वो समझ गया था कि ताचिबाना उनके ऊपर हमला नहीं करेगा, तो इसलिए योगिरी भी यहाँ पर कुछ नहीं करता। अब तोमाचिका पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास इतना सारा कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, तो इस पर ताचिबाना कहता है कि वो है इतना हैंडसम। वैसे इसके बाद वो बताना चालू करता है कि उसे ये मेड सर्वेंट कहाँ से मिली क्योंकि असल में ये उसकी क्लासमेट नहीं है। हम जानने को मिलता है कि इन्होंने जब पहला मिशन पार किया था तो ये सिटी की तरफ आए थे। तभी एक पार्टी रखी गई थी। जब इन्होंने पार्टी ज्वाइन की तो सभी पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन ताचिबाना अकेला बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक लड़का आया जिसने ग्लासेस पहन रखे थे। उसने ताचिबाना से कहा कि ये सभी लोग पार्टी कर रहे हैं, ये बिल्कुल टाइम पास का काम है क्योंकि अगर हम इस वर्ल्ड में सेज नहीं बन पाए तो इसका मतलब हम वेस्ट हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं करेगा। इस पर ताचिबाना कहता है कि सभी सेज थोड़ी ना बन सकते हैं, सेज कोई 1 या 2 बनेंगे।
रहेंगे। लेकिन उस ग्लासेस वाले लड़के का मानना है कि सभी के अंदर काबिलियत है सेज बनने की। वो यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताता है कि वो कहता है हम यहाँ पर किसी भी सर्वेंट को खरीद सकते हैं, बस हमारे पास उतने पैसे या फिर यहाँ की करेंसी होनी चाहिए। अब वो डिटेल में बताना चालू करता है। असल में ताचिबाना की एबिलिटी ही कुछ ऐसी है, जैसे ही अगर उसने किसी सर्वेंट को खरीदा और वो सर्वेंट ने किसी को हराया तो जो हारा है वो ताचिबाना का सर्वेंट बन जाएगा। वो यहाँ पर ये भी बता रहा था कि अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन दूसरी तरफ मेरे सर्वेंट बढ़ते जा रहे हैं। वो एक और बार तोमाचिका से आने को कहता है लेकिन तोमाचिका मना कर देती है। ताचिबाना कहता है कि जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, अगर तुम अभी डिसाइड नहीं कर पा रही हो तो तुम बाद में सोचकर बता सकती हो। और इसके बाद वो अपने सर्वेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर योगिरी तोमाचिका से पूछता है कि तुम उसके साथ क्यों नहीं गई, वैसे भी उसके साथ तुम ज्यादा सेफ हो सकती हो क्योंकि उसके पास बहुत सारे सर्वेंट है। लेकिन इस पर तोमाचिका को कोई जवाब नहीं देती। बाद में हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में आ गए थे। यहाँ पर योगिरी तो आते ही सो गया था क्योंकि बहुत ही थका लग रहा था। अब उसे सोते हुए बहुत टाइम हो जाता है। दूसरी तरफ तोमाचिका और उसकी वो एंस्ट्रियल स्प्रिट बाहर खिड़की से देख रहे थे। तोमाचिका कह रही थी कि उसे अब और यहाँ नहीं रहना है, वो बोर हो रही है। वैसे भी अब उसे यहाँ 3 दिन हो चुके हैं। असल में 3 दिन से योगिरी लगातार सो ही रहा है। तोमाचिका कहती है कि तुम जाकर उसे देखो, लेकिन इस पर उसकी एंस्ट्रियल स्प्रिट कहती है कि नहीं, मुझे उससे डर लगता है। मैं वहाँ पर गई और उसने मुझे मार दिया तो फिर मैं क्या करूंगी। तोमाचिका बात मान लेती है लेकिन तभी वो खिड़की से देखती है कि सिटी के बीच से काला धुआं निकल रहा है। असल में इसका कारण ये है कि एक लड़का वहाँ पर डिस्ट्रक्शन फैला रहा है। वो अपने ट्रक्स लेकर आया है और चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसे लिन ने भेजा है योगिरी को ढूंढने के लिए। असल में उसके पास पावर है कि अगर वो किसी भी सिटीजन को खत्म करेगा तो वो लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे और उसकी आर्मी में ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पर तोमाचिका और एंस्ट्रियल स्प्रिट को महसूस होता है कि उनके ऊपर कोई खतरा आने वाला है। इसलिए अब तोमाचिका ने तो फैसला कर लिया था कि वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। पर एंस्ट्रियल स्प्रिट उससे कह रही थी कि हम बिना बाहर जाए तो यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ अंदर कब तक रहेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी ताचिबाना की एक मेड वहाँ पर आ रही थी और वो इनविजिबल थी, कोई उसे देख नहीं सकता था। अब यहाँ वापस से हम अंदर की तरफ आते हैं। तोमाचिका बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद थक चुकी थी। वो तुरंत ही योगिरी को फोन लगाने वाली थी। उसकी एंस्ट्रियल स्पिरिट उससे कहती है कि तुम योगिरी के भरोसे ही हो, लेकिन इस पर तोमाचिका ध्यान नहीं देती और वो योगिरी को फोन लगाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योगिरी अभी दूसरे कमरे में सो रहा था और जब उसे फोन की आवाज आती है तो उसकी नींद खुलती है। लेकिन अभी वो ड्रीम में था। उसे सामने अपने बचपन का वो डॉग दिख रहा था और साथ ही वहाँ पर असाको भी थी। वैसे अब उसे पता चलता है कि ये बस उसका ड्रीम है और इसके बाद अब वो फोन उठा लेता है। तोमाचिका उसे उस वाले रूम में बुला रही थी, इसलिए अब योगिरी वहाँ से जाने लगा था। अब जब वो बाहर आता है तो उसे अचानक से किलिंग इंटेंट महसूस होता है। वो अपनी पावर से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कॉरिडोर के अंदर कोई है और उसे ये भी समझ में आ गया था कि ये जो भी है वो तोमाचिका के लिए यहाँ पर आया है। योगिरी तुरंत ही डाइवर्ट का इस्तेमाल करता है और वो मेड वहीं मारी जाती है और इसके बाद अब वो इनविजिबल भी नहीं थी। योगिरी यहाँ पर तोमाचिका के रूम में आकर उसे बताता है कि उसके रूम के बाहर कोई था जो कि उसे मारने के लिए आया था। तोमाचिका कहती है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। वैसे अब योगिरी वहाँ रखा हुआ फोन उठाता है और रिसेप्शनिस्ट को फोन लगाकर कहता है कि कॉरिडोर में कोई लड़की गिरी पड़ी हुई है और तोमाचिका पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। इस पर योगिरी कहता है कि अगर वो नहीं बताते तो सारा शक उनके ऊपर जाता। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें ताचिबाना को दिखाया जाता है। वो अभी एक डेंजर के अंदर आया हुआ था। यहाँ पर आकर वो देखता है कि अचानक से उसकी जो मेड वो होटल में गई थी, उसका सिग्नल गायब हो चुका था। उसे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उसी वक्त उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। वैसे अब ताचिबाना ने एक बैरियर क्रिएट करा उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए और इसके बाद वो उस पर अटैक करते हुए उसे मार देता है और बाद में उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर उसे भी अपना सर्वेंट बना लेता है। वैसे इसके बाद उसने उसे दूसरे फ्लोर्स पर भेज दिया था बाकी जितने मॉन्स्टर हैं उन्हें भी अपना सर्वेंट बनाने के लिए। वैसे यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में वो जिस डेंजर के अंदर आया है वहाँ टोटल 150 फ्लोर है और वो 100 फ्लोर पार कर चुके हैं। अब वो अपने सिस्टम को चेक कर रहा था क्योंकि उसे अभी सिग्नल नहीं आया था उसकी मेड का। वो अपनी दूसरी तरफ मेड से पूछता है तो वो बताती है कि वो इस वक्त उस होटल में होगी जहाँ पर तोमाचिका है। यहाँ पर ताचिबाना को कुछ समझ नहीं आया था। वो पूछता है कि आखिर वो वहाँ क्यों गई। इस पर वो दूसरी मेड बताती है कि शायद वो तोमाचिका को लेने गई होगी जिससे कि तुम खुश हो जाओ, या फिर वो तोमाचिका को मारने के लिए गई होगी क्योंकि उसने तुम्हें साफ मना कर दिया। ताचिबाना ये सुनकर शॉक था। वैसे जब वो उस मेड की मेमोरीज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मेड जब उस कॉरिडोर में खड़ी थी तो अचानक से वहीं पर जाकर नीचे गिर गई। यहाँ पर ताची
ताचिबाना और दूसरे मेड को यही लग रहा था कि शायद उसके ऊपर किसी ने पीछे से हमला किया होगा। अब ताचिबाना को चिंता हो रही थी और वो ये भी सोच रहा था कि इस चीज से तो तोमोचिका उससे और ज्यादा गुस्सा हो गई होगी। अब वो कभी उसकी बात नहीं सुनेगी। वो तुरंत ही दो और मेड को बुलाता है और उनसे कहता है कि वो जाकर तोमाचिका को समझाए और उसे यहाँ पर लेकर आए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी तोमाचिका और योगिरी जब कॉरिडोर में आ गए थे और वहाँ से निकलने वाले थे, तभी अचानक से रास्ते में उन्हें एक और मेड मिलती है। वो दोनों ही पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों। वैसे तो ये जानते थे कि वो ताचिबाना की मेड है, पर उन्हें रीजन नहीं पता था कि उसके यहाँ पर आने का क्या कारण है। लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं कहती और तुरंत ही अपने मैजिक का यूज करती है। उसके पास आइस क्रिस्टल मैजिक है, जिसकी वजह से उसने यागिरी और तोमाचिका दोनों ही अपने आइस केज में कैद कर लिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अब उसने योगिरी और तोमाचिका को पकड़ लिया। वो बताती है कि वो बस तोमाचिका को ले जाने के लिए आई है, लेकिन इतने में ही योगिरी सिर्फ एक पंच से उस आइस को ब्रेक कर देता है। ये देखकर तोमाचिका तो शॉक थी। योगिरी बताता है कि उसने कुछ नहीं, बस आइस क्रिस्टल को डाइवर्ट का यूज किया, मतलब उसने एक नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अपनी पावर का इस्तेमाल किया और वो भी कम। ये देखकर तोमाचिका शॉक थी। वैसे इसके बाद अब वो लड़की और ज्यादा आई क्रिस्टल क्रिएट करने लगी थी और अपना अलग अटैक करने लगी थी, लेकिन उससे पहले ही योगिरी अपनी पावर से उन क्रिस्टल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ इसके बाद उसने अपनी पावर से उस मैजिक स्टिक को भी तोड़ दिया था जो कि उस लड़की के हाथ में थी। अब इसके बाद वो बैठ जाती है क्योंकि अब वो हार चुकी थी। योगिरी और तोमोचिका दोनों ही आगे आते हैं। योगिरी पहले ये पूछता है कि क्या तुम अपनी मैजिक स्टिक के बगैर मैजिक यूज कर सकती हो, तो इस पर वो कहती है कि नहीं। अब उनको ये तो हो गया था कि अब उनके ऊपर अटैक नहीं होगा। वैसे उसके पास दूसरी स्टिक, लेकिन योगिरी ने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वो दोनों ही पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर तोमोचिका को लेने क्यों आई थी, लेकिन अब उसके पास एक परफेक्ट रीजन नहीं था कि ऐसा क्यों था। तो वो बताती है कि हमसे ऐसा कहा गया था, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। लेकिन अब इतने में ही हम देखते हैं कि ऊपर सेलिंग की तरफ से एक दूसरी मेड यहाँ तोमोचिका के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है, लेकिन तोमोचिका ने अपनी जूडो स्किल की मदद से उसे हरा दिया था। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में तोमोचिका मार्शल आर्ट का यूज कर सकती है क्योंकि ये उसकी एनकेस्ट्रियल पावर है और अब ये धीरे धीरे अवेकन होती जा रही है। वैसे जब वो मेड को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक डॉल है, इसका मतलब कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। तभी वो सामने मैजिक क्रिस्टल वाली लड़की अपने बालों से एक और डॉल निकालती है और वो कह रही थी कि अब तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन इसके बाद योगिरी अपनी पावर का इस्तेमाल कर उस आइस क्रिस्टल वाली लड़की को खत्म कर देता है। तभी उनके ऊपर बहुत सारी डॉल्स हमला कर रही थी, लेकिन योगिरी ने उन सभी को खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ सीढ़ियों के नीचे जो लड़की इन डॉल्स को कंट्रोल कर रही थी वो बैठी हुई थी। वो ये देखकर शॉक थी, उसकी सभी डॉल्स अचानक से काम करना क्यों बंद कर दे रही हैं। तभी वहाँ पर योगिरी और तोमोचिका आते हैं और वो लड़की उनसे माफी मांगने लगती है कि उसे खत्म ना करे। यहाँ पर तोमोचिका को तो महसूस हो रहा था कि वही इस कहानी के मेन विलन्स है। वैसे वो उसे मारते नहीं, बस वो उसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। दूसरी तरफ ये बात वहाँ पर ताचिबाना को पता चलती है और उसे ये भी जानने को मिला था कि योगिरी के पास कोई पावर है जिससे वो किसी को भी नाम लेते ही मार देता है। अभी उन्हें इस पावर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर फिर भी वो कह रहे थे कि अब हमें थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। वैसे उन्हें अभी भी तोमोचिका को किसी भी हालत में अपने पास बुलाना था। इस वजह से यहाँ पर ताचिबाना कहता है कि हमें उसे ऐसी सिचुएशन में फंसाना होगा जहाँ पर योगिरी अपने पावर का इस्तेमाल ना कर सके। यहाँ योगी और तोमोचिका जब नीचे फ्लोर पर आ रहे थे, तभी रास्ते में सीढ़ियों के ऊपर उन्हें बहुत सारे कॉकरोच मिलते हैं। ये बहुत सारे थे और हवा में उड़ रहे थे। अब तोमोचिका को तो उनसे डर लगता है, इस वजह से वो कहती है कि क्या तुम इन्हें भी खत्म कर सकते हो। इस पर योगिरी कहता है हाँ, लेकिन वो बताता है कि अगर उसने इनको मार दिया तो ये सारे ऊपर से नीचे गिरेंगे, इसका मतलब वो तोमोचिका के ऊपर भी गिरेंगे। तोमोचिका भी डर जाती है और तुरंत ही ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी ताचिबाना और उसकी मेड बात कर रहे थे। असल में उसकी मेड की पावर है वो इन कॉकरोच को कंट्रोल कर सकती है। यहाँ पर अभी वो लोग कोई अलग कदम नहीं उठा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि अभी उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। पर फिर ताचिबाना फैसला करता है कि वो योगिरी पर हमला कर सकता है इन कॉकरोच के थ्रू। तो वो सभी कॉकरोच को ऑर्डर करता है कि वो लोग योगिरी के ऊपर हमला करें। अब वो लोग सभी कॉकरोच को पूरी तरह से तैयार करता है। ये चीज देखकर तोमोचिका डर गई थी। योगिरी कहता है कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें ताचिबाना को खत्म करना होगा। इसके बाद वो जैसे ही ऐसा सोचते हैं तो वहाँ इस तरफ डेंजन के अंदर ताचिबाना मारा जाता है। ये देखकर उसकी मेड शॉक थी। दूसरी तरफ वो कॉकरोच नॉर्मल हो चुके थे, वैसे अभी तक वो उड़े ही रहे थे। इस वजह से तोमोचिका योगिरी से पूछती है कि क्या तुम्हारी पावर काम नहीं कर रही। इस पर योगिरी कहता है कि नहीं, उसने ताचिबाना को मार दिया है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी पावर काम ना करे। अब ये कॉकरोच फ्री हो गए थे, इस वजह से ये मूव नहीं कर रहे थे। अब कॉकरोच फ्री हो गए थे, ये बात सुनकर तो तोमोचिका बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर योगिरी
योगरी कहता है कि डरो मत। इसके बाद उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे फ्लोर की तरफ ले आता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी जो ताचिबाना की बाकी दोनों मेड थी, उनमें से एक मेड के पास हीलिंग पावर है। वो उससे हील करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। तभी वो दूसरी मेड कहती है कि लगता है कि ये मारा गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम फ्री हो चुके हैं, हमें चलना चाहिए। इस तरफ हम देखते हैं कि योगरी और तोमाचिका जब नीचे की तरफ आते हैं तो बिल्डिंग के बाहर उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखते हैं। असल में सिटी में हर तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। ये देखकर ये लोग वहाँ दूर छुप गए थे। अभी तोमाचिका कह रही थी कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। यागिरी कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। इन ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए लग रहा है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब तोमाचिका कहती है कि क्या हम सिटी वालों की मदद नहीं कर सकते। इस पर यागिरी कहता है कि पहले हमें खुद की मदद करनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर तोमाचिका की वो स्पिरिट कह रही थी कि तुम लोग जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि शायद ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। दूसरी तरफ वहाँ सिटी के मेयर अभी इस वक्त मासायुकी से कंप्लेंट कर रहे थे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। असल में मासायुकी वही लड़का है जिसने पिछले पार्ट के दौरान सिटी के कुछ लोगों को ज़ॉम्बी में बदल दिया। अभी वो बता रहा था कि उसे ऐसा करने का ऑर्डर आया था द वैम्पायर सेज लैंड की तरफ से। अब ज़ॉम्बी थोड़े खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन मासायुकी कहता है कि चिंता मत करो, वो हमारे कंट्रोल में है, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे जब तक कि मैं उन्हें ऑर्डर ना करूं। इसके बाद वो मेयर से उस कमरे की चाबी मांगता है जहां पर सिटी से कांटेक्ट करने की, यानी कि सिटी के लोग से कांटेक्ट करने की मशीन रखी हुई है। अब मेयर पूछता है कि आखिर वो तुम्हें क्यों चाहिए। वैसे मेयर को वो चाबी जबरदस्ती देनी पड़ी थी, पर मासायुकी यहाँ पर रीजन नहीं बताता। वो कहता है कि तुम ये जानकर करोगे भी क्या। इसके बाद अब वो उस रूम में जाकर वहाँ लगे हुए कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू सिटी में जो लोग ज़ॉम्बी बने हुए हैं उनके साथ कांटेक्ट करता है। वो सभी बिल्डिंग जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज की जाती है उनके थ्रू यागिरी और तोमाचिका की फोटो सभी को दिखाता है। वो सभी से कहता है कि जो लोग नहीं बने हैं, अभी ज़ॉम्बी नहीं बने हैं, अगर वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहते तो उन्हें जल्द से जल्द इन दोनों पर्सन को एक जगह जिसको सेंट्रल प्लाजा कहते हैं वहाँ पर लेकर आना होगा। वो 1 घंटे का टाइम देता है और इस 1 घंटे के लिए उसने उन सभी ज़ॉम्बी को एक जगह पर खड़ा होने का ऑर्डर दे दिया था, जिससे कि बाकी लोग को कोई तकलीफ ना हो। और अगर यागिरी और तोमाचिका किसी को भी दिखे तो वहाँ उन्हें पकड़कर सेंट्रल प्लाजा पर लेकर आए। अब सारे सिटीजन समझ चुके थे कि उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये तो क्या तो वो यागिरी और तोमाचिका को ढूंढ कर लेकर आए या फिर ज़ॉम्बी बन जाएं। सबको पहला ही ऑप्शन मंजूर था। वो इसलिए यागिरी और तोमाचिका को ढूंढने के लिए पूरी सिटी में घूमने लगे थे। दूसरी तरफ जब ये बात मेयर को पता चलती है तो वो मासायुकी से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारे सारे सिटीजन को तकलीफ में डाल रहे हो। लेकिन इस पर मासायुकी कहता है कि तुम ही सोचो, अगर मैं उन्हें नॉर्मली ऐसा करने को कहता तो कोई भी ऐसा नहीं करता। यागिरी और तोमाचिका अभी सभी सिटीजन से छुपकर उन्हें देख रहे थे। तोमाचिका कह रही थी कि अब हम क्या करें, तो इस पर यागिरी कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वैसे तोमाचिका पूछते है कि आखिर वो जो भी पर्सन है जो इन ज़ॉम्बी के थ्रू सिटीजन से हमें पकड़वा रहा है वो ऐसा कर क्यों रहा है। तो इस पर यागिरी कहता है शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हमने एक सेज को मार दिया था। अब तभी वहाँ पीछे 3 लड़के आते हैं, उनके पास वेपन्स थे। वो यागिरी और तोमाचिका को यहाँ पर पकड़ने के लिए आए थे और अभी उनके ऊपर हमला करने वाले थे। यागिरी उन तीनों को पहले ही वार्निंग दे देता है कि वो ऐसा ना करे वरना वो मारे जाएंगे, पर वो लोग नहीं सुनते। उनमें से एक लड़का अभी आगे बढ़ रहा था, इस वजह से यागिरी डायवर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे खत्म कर देता है। ये देखकर बाकी दोनों डर जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। तोमाचिका कह रही थी कि तुम्हें उन्हें खत्म नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें सारी गलती उनकी नहीं है, पर यागिरी कहता है वो हमें यहाँ पर मारने के लिए आए थे तो हमें हमारी रक्षा करनी है और उन्हें खत्म करना ही होगा। यागिरी यहाँ पर ये भी कह रहा था कि ये सब उस लड़के मासायुकी की चाल है। वो सोच रहा था कि हम सिटी के लोगों को कुछ नहीं करेंगे और वो अगर हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आसानी से पकड़े जाएंगे। इस वजह से उसने सिटी के लोगों का सहारा लिया, जबकि ऐसा नहीं है। वैसे इसके बाद यागिरी डिसाइड करता है कि मासायुकी उससे मिलना चाहता है तो क्यों ना वो खुद ही मासायुकी से जाकर मिले। इसके लिए अब वो दोनों ही तुरंत वहाँ से सेंट्रल प्लाजा की तरफ निकल पड़े हैं। वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस जगह को हैलोवीन के लिए सजाया गया हो। वैसे अब वो उस जगह पर आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी जगह थी अब ये पूरी तरह से मासायुकी के मैजिक के कंट्रोल में है। वो सामने मासायुकी को देखते हैं और उसके पास मेयर भी खड़ा हुआ था। यहाँ पर मासायुकी यागिरी और तोमाचिका को देखते ही पहचान जाता है। वो कहता है कि कमाल है, मैं तुम्हें समझदार कहूँ या बेवकूफ, मगर तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, तभी तो तुम सिटी के लोगों को प्रॉब्लम में ना हो, इस वजह से खुद यहाँ पर मरने के लिए चले आए। इस पर यागिरी कहता है तुम बेवकूफ हो, पर इस पर मासायुकी को गुस्सा आ जाता
जाता है, मगर अभी वो खुद का गुस्सा शांत करते हुए यागिरी से पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, क्योंकि अब तो तुम मरने वाले हो। इस पर यागिरी कहने लगता है कि ये तो तुमने बहुत काम की बात कही है, हमें एक ट्रेन चाहिए जो कि हमें यहाँ से सीधा सेंट्रल कैपिटल की तरफ ले जा सके, हमें पैलेस की तरफ जाना है, और मेरी मानो तो हम इस बैरियर को भी यहाँ से हटा दो। अब यागिरी का इतना कॉन्फिडेंस देखते हुए यहाँ पर मासायोकी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसे सिचुएशन में नहीं हो कि तुम कुछ मांग सको, तुम्हें तो बस मुझसे माफी मांगनी चाहिए। यागिरी कहता है कि ये तो तुम्हारा मानना है, पर फिर यागिरी ये भी कहने लगता है कि चलो ठीक है, मैं तुमसे कैपिटल की तरफ जाने के लिए एक ट्रेन मांग रहा हूँ, इसलिए इसके बदले मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अब इस पर मासायोकी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है तुम नहीं मानोगे, तुम्हें मरना ही है। इसके बाद वो अपनी ज़ॉम्बी की आर्मी को यहाँ पर यागिरी के ऊपर हमला करने का ऑर्डर दे देता है। उसे यागिरी की पावर के बारे में पता है, लेकिन उसका ये मानना है कि उसकी जो आर्मी है वो पहले से डेड आर्मी है, इस वजह से ये डेड पीपल्स मारे ही नहीं जा सकते। पर यागिरी उन्हें अपनी तरफ आते हुए देखकर डाई वर्ड का इस्तेमाल करता है और उसका ऐसा करते ही वो सारे डाई पीपल मारे जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर मासायोकी बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि ये तो पहले से मरे हुए थे, आखिर ये कैसे मर सकते हैं। तभी मेयर समझ जाता है कि यहाँ पर किसका पल्ला भारी है, इस वजह से वो तुरंत ही हाथ खड़े करते हुए कहता है कि मैं इस लड़के के साथ नहीं मिला हूँ, ये बस मुझसे जानबूझकर ये सब करवा रहा था। यागिरी को भी यहाँ पर मेयर के अंदर से कोई भी किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हो रहा था। तभी मासायोकी पूछता है कि आखिर तुमने इन्हें कैसे खत्म किया। अब यागिरी बताने लगता है कि वो लोग मूव कर रहे थे और हर मूव करने वाली चीज यागिरी के हिसाब से जिंदा है। यहाँ पर यागिरी बहुत ही चैड आंसर देता है। वो कहता है कि ये डिपेंड नहीं करता कि क्या डेड है और क्या अनडेड है, बल्कि यागिरी की पावर काम ही इस तरह से करती है कि जिसे वो डेड मान रहा है वो डेड है और जिसे वो अनडेड मान रहा है वो अनडेड है। अभी कुछ टाइम पहले ही यागिरी ने उस मेड की बर्फ को डेड कहने को कहा था और वो डेड हो गई थी। सेम उसी तरह से यागिरी किसी भी अनडेड के साथ डेड चीज को भी फिर से डेड कर सकता है। अब इस पर मासायोकी को गुस्सा आ रहा था और उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस वजह से वो गुस्से में अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। उसकी बॉडी धीरे धीरे बदलने लगी थी और शायद वो किसी मॉन्स्टर में बदलने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले ही यागिरी डायोवर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पर खत्म कर देता है। ये देखकर तोमोचिका कहती है कि तुम्हें पहले से ट्रांसफॉर्म होने देना चाहिए था। वैसे अब मासायोकी मारा जा चुका है, इस वजह से इन्हें उसका इंटेंशन पता नहीं था कि आखिर वो इन्हें पकड़ना क्यों चाहता था, और वैसे भी वो ज़ॉम्बी से तो ये चीज पूछ नहीं सकते। अब वो मेयर की तरफ आते हैं। मेयर वैसे तो डरा हुआ था, पर मेयर इन्हें बताना चालू करता है। वो कहता है कि ये मासायोकी सिर्फ सेज की बात मान रहा था और यहाँ पर वो सेज का नाम लैन बताता है। ये सुनकर तोमोचिका कहती है लैन सेज तो सियोन है ना। इस पर मेयर कहने लगता है कि हाँ वो भी एक सेज है, लेकिन सिटी लैन के कंट्रोल में आती है। ये सुनकर सियोन और ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अब जब वो इस वर्ल्ड में आए थे तब सियोन उन्हें मिली थी और उसे लगा था कि वही सिर्फ सेज है, और उसे लग रहा था कि शायद सेज इस वर्ल्ड के गॉड होते हैं। मगर अब उसे पता चल रहा था कि और भी कई सारे सेज इस बारे में। अब वो उस मेयर से पूछते हैं कि तो मेयर कहता है कि उन्हें सेज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अब तभी अचानक से यागिरी को बहुत ही खतरनाक किलिंग इंटेंट महसूस होता है। ये किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा पावरफुल था कि अभी तक जितने भी पार्ट आए हैं उनमें यागिरी को भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था। इसका कारण ये है कि सिटी के जितने भी लोग हैं वो सभी बहुत ही गुस्से में हैं। यहाँ पर यागिरी को खत्म करने के लिए आ रहे हैं और धीरे धीरे वो यागिरी के पास आ रहे हैं। इस वजह से किलिंग इंटेंट बढ़ता जा रहा है। अभी वो सभी खुद के कंट्रोल में नहीं है। ये चीज जब मेयर को पता चलती है तो वो सोचता है कि शायद मासायोकी मरते मरते अपने किसी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करके गया है इन सभी को ऑर्डर देने के लिए। पर जब वो अपनी सिटी की चाबी उठाता है और उसमें जो लगी बटन को क्लिक करता है तो वो काम नहीं करती। ये बटन असल में एक बैरियर की है, जो बैरियर उन्हें किसी भी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन या फिर स्पिरिचुअल एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है। पर जब वो काम नहीं कर रहा था तो इसका मतलब वो बैरियर क्रिएट नहीं हो सकता। मेयर कहने लगता है कि ये पावर इस लड़के मासायोकी की नहीं है, ये जरूर किसी पावरफुल पावर का काम है। हमें पता चलता है कि असल में लैन थी जो कि वहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर इस सिटी के लोगों को कंट्रोल कर रही थी। उसके पास में अभी ताचिबाना की मेड बैठी हुई थी। उस मेड ने यहाँ पर लैन की सारी बात अच्छे से बता दी थी। लैन यागिरी की बात समझ गई थी, इससे अभी वो सिटी से बहुत दूर है। और दूसरी चीज ये कि यागिरी को नहीं पता कि ये कर कौन रहा है और आखिर उसकी लोकेशन क्या है। वैसे अगर यागिरी को ये बात पता भी चल जाए कि ये काम लैन का है तो अभी जितने डिस्टेंस से और करेक्ट डिस्टेंस पता ना होने की वजह से शायद वो इस पावर का यूज ना कर पाए। अभी यहाँ पर लैन अपनी पावर से एक मॉन्स्टर क्रिएचर को
को वहाँ सिटी की तरफ भेज रही थी। वैसे वो मेड लेन को वार्न करती है कि वो कहती है कि यागरी की पावर के बारे में हम अभी अच्छे से नहीं जानते, उसकी पावर ना जाने कैसे काम करती है, अगर प्लेन में थोड़ी सी गलती हुई तो भी हम मारे जाएंगे। इस बात से लेन थोड़ी सी शॉक थी। वो सोच रही थी कि वो एक इमोर्टल है, मतलब जो सेज होते हैं वो किसी से नहीं मारे जाते। फिर भी ये मेड उसे वार्निंग दे रही थी और यागरी पहले भी एक सेज को खत्म कर चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। इस वजह से यहाँ पर सभी लोग अब जो यागरी को जानते हैं वो यागरी को इस वर्ल्ड का गॉड ऑफ डेथ मान रहे हैं। इस तरफ सिटी के अंदर हम देखते हैं कि अब सभी लोग यागरी और तोमाचिका के पास आ गए थे। कुछ लोग पहले आगे बढ़कर यागरी के ऊपर हमला कर रहे थे। यागरी उन्हें खत्म कर देता है। वो सभी को नहीं मारना चाहता था। जो लोग पीछे थे वो उन पर हमला नहीं कर रहे थे, मतलब डाइवर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जो लोग पीछे थे वो उन पर हमला नहीं कर रहा था, मतलब डाइवर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। पर जो आगे आ रहे थे उसे मारना जरूरी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी लैन अपनी अगली चाल चलती है। उसका जो क्रिएचर मॉन्स्टर है वो तो यहाँ सिटी की तरफ आ ही रहा था, पर इसके साथ साथ उसने अपना एक क्लोन क्रिएट किया था और वो उस क्लोन के थ्रू वहाँ बहुत सारे क्लोन क्रिएट करती है। अब उन सभी क्लोन्स को यागरी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो नॉर्मल क्लोन्स है। बस उनके पास लेन की थोड़ी सी पावर है। इस वजह से लेन उन्हें यागरी पर हमला और सिटी पर हमला करने को कहती है, जिस वजह से यागरी को उनका किलिंग इंटेंट महसूस नहीं होगा, क्योंकि यागरी को सिर्फ उन्हीं का किलिंग इंटेंट महसूस होता है जो कि उस पर हमला करने वाले हो। अब यहाँ से हम वापस से यागरी के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो क्रिएचर मॉन्स्टर वहाँ सिटी में पहुंच चुका था। तोमोचिका उसे देखकर डर गई थी। वो कहती है कि क्या तुम इसे भी खत्म कर सकते हो, जिस पर यागरी कहता है कि हाँ बिल्कुल। ये सुनकर तोमोचिका रिलैक्स करती है और इसके बाद यागरी डाइवर्ट का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर क्रिएचर को खत्म कर देता है। अब वो जैसे ही खत्म हुआ था तो अचानक से आसमान से पूरी सिटी के ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है। ये देखकर यागरी भी शॉक था। वो कहता है कि अटैक इस क्रिएचर मॉन्स्टर की वजह से नहीं हो रहा और उसे ये पहले महसूस भी नहीं हुआ। इसका मतलब इस अटैक में कोई भी किलिंग इंटेंट नहीं है। सिंपल बात यह है कि अटैक सिटी में हर तरफ गिर रहा था। वो जहाँ पर भी गिरेगा वहाँ पर एक ब्लास्ट होगा और असल में ये अटैक था कुछ नहीं बल्कि लैन के क्लोन थे जो कि आसमान से गिर रहे थे। अभी क्लोन इनकी तरफ भी गिर रहा था। ये देखते हुए यागरी तुरंत ही जमकर तोमाचिका को बचा लेता है। तोमाचिका उसे थैंक यू कहती है, पर तोमाचिका यहाँ पर पिलो एंजॉय कर रहा था, पर अब उसे खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वो क्लोन ऊपर से गिरना रुक नहीं रहे थे। एक के बाद एक क्लोन गिरते जा रहा था। ये देखते हुए मेयर यागरी से कहता है कि तुम्हारे पास तो इंस्टेंट डेथ एबिलिटी है, क्या तुम इन क्लोन्स को खत्म नहीं कर सकते? यागरी कहता है कि मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन ये क्लोन्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं और यागरी किसी भी तेज आते हुए ऑब्जेक्ट को तभी खत्म कर सकता है जब उसके अंदर से यागरी खत्म करने के लिए कोई किलिंग इंटेंट निकल रहा हो। अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उन्हें जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन ढूंढना था। तभी मेयर वहाँ पर सिटी के होलोग्राम को सामने करता है। वो होलोग्राम देखकर पता लगाते हैं कि ये जहाँ जहाँ क्लोन से गिर रहे हैं वो एक ही बार वहाँ गिरते हैं। इसका मतलब कोई भी क्लोन सेम जगह पर दो बार नहीं गिर सकता और ये बिल्कुल पैटर्न की तरह गिर रहे थे। इस वजह से इन लोगों को एक आइडिया आता है। अब उन्हें नेक्स्ट जो क्लोन गिरने वाला था उस जगह पर पहुंचना था। अब वो एक ग्राउंड एरिया है लेकिन वो थोड़ा दूर है। तभी तोमाचिका की स्पिरिट बताती है कि वो उन लोगों को टेलीपोर्ट कर सकती है। ये बहुत बढ़िया बात थी। वहाँ पर टेलीपोर्ट होने के बाद मेयर कहता है कि वो भी मदद करने के लिए चलेगा, जिसके बाद वो चारों ही वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए सीधा उस ग्राउंड की तरफ आते हैं। अब यहाँ मेयर थोड़ा दूर खड़ा हो गया था और यागरी और तोमाचिका वहाँ से हाथ पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। वो उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर अभी क्लोन गिरने वाला था। वो स्पिरिट भी वहाँ पर आ गई थी। यागरी तुरंत उस क्लोन के ऊपर डाइवर्ट का इस्तेमाल करता है। यहाँ स्पिरिट ने अभी एक बैरियर बना लिया था। डाइवर्ट की वजह से वो क्लोन डिस्ट्रॉय हो गया था। साथ ही साथ इस बैरियर की वजह से जो ब्लास्ट हुआ था, इस ब्लास्ट से ये लोग वहाँ बच गए थे। पर इसके बाद हम देखते हैं कि तोमाचिका के हाथ में कोई चीज आ गई थी। ये चीज क्या है इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता, मगर शायद ये पिछली वाली तलवार की तरह है। उस स्पिरिट ने तोमाचिका को दी है, पर इसके बारे में शायद हम आगे जानेंगे। अब स्पिरिट कह रही थी कि इस तरह से एक एक क्लोन को डिस्ट्रॉय करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यागरी कहता है कि नहीं, अब सब कुछ सॉल्व हो चुका है। हम देखते हैं कि वहाँ सिटी में जितने भी क्लोन गिर रहे थे एक एक करके वो नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब वो नीचे गिर रहे थे मगर ब्लास्ट नहीं करते। असल में जब वो क्लोन यागरी के ऊपर गिरता तो उसने उसके किलिंग इंटेंट को अपने ऊपर महसूस किया, क्योंकि वो क्लोन वही गिरने वाला था, चाहे यागरी वहाँ हो या ना हो। इस वजह से उस क्लोन का किलिंग इंटेंट उसी एरिया के लिए था। यागरी जब वहाँ पहुँचता है तो वो किलिंग इंटेंट यागरी के लिए बदल गया। इस वजह से यागरी ने उसके सोर्स का पता लगा लिया और डायरेक्ट सोर्स को ही किल कर दिया। अब सोर्स को किल करने की वजह से इस तरफ हम देखते हैं कि जब लैन ये बात जानती थी कि उसके सभी क्लोन डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो वो शॉक थी। तभी मेड कहती है कि हमने यागरी की पावर को कम समझा, ये बहुत बड़ी गलती थी। पर लैन कहती है कि नहीं, ये कोई गलती नहीं है, वो फिर से इस तरह की क्लोन क्रिएट कर सकती है और फिर
से हमला करना शुरू कर सकती है और ये अभी एंड नहीं होगा। लेकिन अचानक से उसने अपनी बॉडी में कुछ महसूस होता है और वो वहीं ऊपर से गिरने लगती है। सिंपल सी बात थी, वो यहाँ पर मारी जा चुकी है क्योंकि उन क्लोन्स का सोर्स असल में वही थी। इस तरफ हम देखते हैं कि सिटी में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। अब उस बच्ची के हाथ में एक रॉक था, जिस रॉक के अंदर से लैन का होलोग्राम निकल रहा था। वो होलोग्राम यहाँ उस बच्ची को बताता है कि वो बच्ची असल में लैन का एक बनाया हुआ क्लोन है, जिसके अंदर से लैन की मेमोरी है। इस वजह से यागरी ने जब सोर्स को खत्म किया तो ये क्लोन खत्म नहीं हुआ। लेन बस ये बताती है कि वो मारी जा चुकी है। असली लेन अब ये छोटी बच्ची रहेगी। इसके बाद हम वापस से सिटी के अंदर आ जाते हैं। सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। मेयर यहाँ पर यागरी और तोमाचिका को बात करते हुए देखता है, जिससे कि वो सेंट्रल कैपिटल की तरफ निकल सके। यहाँ पर वो दोनों थैंक्स कहते हैं। वैसे कार को ड्राइव करने की प्रॉब्लम थी क्योंकि यागरी गेम में लगा हुआ था, तो वो ड्राइव करना नहीं जानता। अगर वो ड्राइव करेगा तो रास्ते में ही कहीं पर ठुक जाएगा। तोमाचिका कहती है कि वो ड्राइव कर लेगी। तो मचिका जाकर बैठती है। यहाँ पर स्प्रिट उसे बताती है उनके फैमिली के पास ये टैलेंट है कि वो किसी भी तरह के व्हीकल को ड्राइव कर सकते हैं। अब वो वहाँ से ड्राइव कर सेंट्रल कैपिटल के लिए निकल पड़ते हैं। अब ड्राइविंग करते हुए वो लोग बहुत ही दूर तक आ गए थे, लेकिन अब तोमाचिका को गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही थी। इस वजह से वो यागरी को जगाना चालू करती है, लेकिन यागरी तो अभी अपना सपना देख रहा था। सपने में वो उस दिन को याद कर रहा था जिस दिन वो पहली बार असाका यानी कि उसकी फोस्टर मदर से मिला था। अब हमें पूरी स्टोरी शुरू से जानने को मिलती है। एक बार असाका एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी, जो कि एक रिसर्च लैब की नौकरी थी। वो वहाँ पर जाकर उसका फॉर्म चेक करती है तो उसे जानने को मिलता है कि उसमें लिखा हुआ है कि इस नौकरी को करते हुए अगर असाका की जान चली जाती है तो इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं होगी। असाका को इस पर गुस्सा आता है और वो बिना उस पर साइन करे हुए वहाँ से चले गई थी। पर तभी वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर था यूकियो, वो उसे रोकता है और समझाकर उस पर जबरदस्ती साइन करवा लेता है। अब इसके बाद वो वहाँ ले जा रहा था जहाँ पर असाका काम करेगी। वो सोच रही थी कि जरूर ये कोई इविल ऑर्गेनाइजेशन है, पर यूकियो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लिफ्ट के थ्रू अंडरग्राउंड जाते रहते हैं। असाका पूछती है कि आखिर उसका काम क्या होगा। इस पर यूकियो कहता है कि उसे एक मॉन्स्टर का ख्याल रखना है। मॉन्स्टर का नाम सुनकर असाका शॉक हो जाती है। यूकियो बताता है कि हम यहाँ पर किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। असाका को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर हम देखते हैं कि अब वो नीचे बेसमेंट की तरफ पहुँच चुके थे। यहाँ जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे तो असाका नोटिस करती है कि आसपास की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है। यूकियो बताता है कि ये स्क्रिप्चर्स हैं। असाका को कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन बाद में जब वो फिर से नीचे की तरफ जा रहे थे तभी यूकियो असाका को एक फाइल दिखाता है जिसका नाम था अल्फा ओमेगा। असल में ये उनके टेस्ट सब्जेक्ट का नाम था और इसका नाम उन्होंने अल्फा ओमेगा इसलिए रखा है क्योंकि इसका मतलब इटर्निट से है। अभी सारी बातें असाका के सर के ऊपर से जा रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो यूकियो से पूछने लगती है कि तुम जिस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो क्या वो कोई ह्यूमन है। यूकियो कहता है कि नहीं, इस पूरी फाइल को बिल्कुल सीक्रेट रखा गया है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये जो भी है उसके पास एक ऐसी पावर है कि वो सोचकर किसी को भी खत्म कर सकता है। ये सुनकर असाका और ज्यादा डर जाती है। वो कहने लगती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसी मॉन्स्टर लाइक चीज का ख्याल रख सकती हूँ। तो इस पर यूकियो कहने लगता है कि बिल्कुल, हमने पूरी रिसर्च की है, तुम्हारे पास टीचर लाइसेंस भी है। लेकिन असाका कहती है कि मुझसे भी तो बहुत अच्छे बहुत लोग हैं। पर इस पर यूकियो कहने लगता है कि नहीं, देखो, उसे सिखाना जरूरी है और तुम एक अच्छी टीचर हो। अगर हम उसे सिखाते हैं तो इससे उसकी एजुकेशन बढ़ेगी और उसे समझ में आएगा कि कब कैसे डिसीजन लेना है। इससे पूरी ह्यूमैनिटी बचेगी, यानी कि तुम पूरी ह्यूमैनिटी को बचा रही हो। साथ ही वो ये भी कह रहा था कि हमने पूरी रिसर्च की है, हमें तुमसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता, इस वजह से तुम्हें इसे काम के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो। अब वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। इस वजह से यूकियो एक पेपर असाका को देता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है। अब असाका, जो कि डरी हुई थी, वो अंदर जाने का फैसला करती है। पहले तो वो अपने कार्ड से उस गेट को ओपन करती है। अंदर आने के बाद वो देखती है कि ये जगह तो पूरी तरह से अलग है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसा कि आर्टिफिशियल सीनरी का यूज किया गया हो। उसके पास जो पेपर था उस पर एक मैप बना हुआ था। उस मैप के थ्रू वो वहीं पर उस जगह के घर की तरफ पहुंच जाती है जिस घर में टेस्ट सब्जेक्ट अल्फा ओमेगा रहता है। अब पहले तो असाका बहुत ही ज्यादा डर रही थी, लेकिन फिर भी वो डरते डरते आगे बढ़ती है। यहाँ घर के अंदर आने के बाद उसे कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। वो जैसे ही गेट खोलती है तो वहाँ पर एक बच्चे को देखती है। वो समझ गई थी कि ये बच्चा अल्फा ओमेगा है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहती
कहती है कि वो लड़का फालतू में मुझे डरा रहा था। वो तुरंत ही उस बच्चे को मतलब कि यागिरी को उठाती है और बाहर लेकर पटक देती है। वो कहती है कि तुम घर में घुस घुस के क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि इतनी एज में तुम्हें बाहर निकल कर खेलना चाहिए। यागिरी जो कि अभी बहुत ही ज्यादा शॉक था, वो तुरंत ही असाका की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करता है। असाका ये देखकर डर जाती है, लेकिन अचानक से असाका की बॉडी के पास से एक डार्क शैडो नीचे गिरती है और डिसअपियर हो जाती है। असाका पूछती है तो यागिरी बताता है कि असल में शैडो है जो कि तुम्हारे साथ यहाँ पर आई थी मुझे खत्म करने के लिए। यह असाका की शैडो नहीं थी, बल्कि यागिरी उन्हें डीमन कहकर बुलाता है। अब असाका तो ये बात समझ चुकी थी, वो उसे हाथ पकड़कर खड़ा करती है। यहाँ पर यागिरी कह रहा था, देखो तुमने मुझे बाहर खेलने को कहा, मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या मैं ऐसा कल कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो शाम हो चुकी है। अब असाका को याद आ चुका था कि इस बच्चे के पास क्या पावर है। इस वजह से वो बहुत ही डरी हुई थी और हर बात बिल्कुल सोच समझकर कह रही थी। वो यहाँ पर अपना नाम बताती है और इसके बाद वो यागिरी से उसका नाम पूछती है। यागिरी कहता है कि उसका यहाँ पर नाम अल्फा ओमेगा है, लेकिन पहले सब उसे लॉर्ड अकाकोशी कहकर बुलाते थे। ये बात भी अकासा के सर के ऊपर से जाती है। यहाँ पर अभी यागिरी कहने लगता है कि उसे भूख लग रही है। असाको को याद आता है कि अब उसे यहीं पर रहना है, इसलिए उसे यागिरी के खाने का भी ख्याल रखना होगा। वो तुरंत ही यागिरी को वहाँ से ले जाती है। अब यागिरी जब नहा रहा था तब वो आसपास किचन में खाना ढूंढ रही थी। वहाँ पर हर चीज थी, लेकिन कमाल की बात है कि असाका को टीचर कहते हुए भी कुछ बनाना नहीं आता। तभी वो बाकी जगह ढूंढती है तो उसे एक इंस्टेंट कप नूडल का पैकेट मिल जाता है, जिसमें सिर्फ पानी मिलाने से जो कि परफेक्ट नूडल बन सकते थे। इस वजह से वो उसे तैयार करती है और यागिरी को देती है। यागिरी को तो वो बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन यहाँ पर असाका उन्हें खाते हुए अभी यही सोच रही थी कि क्या सच में किसी का नाम लॉर्ड अकाकोशी हो सकता है। अब वो यागिरी से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है, लेकिन यागिरी को यहाँ पर मदर या फिर फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सुनकर अकासो असाका और भी ज्यादा शौक हो जाती है। वैसे अब वो यागिरी को ध्यान से देख रही थी और उसे अपने गॉड की याद आती है, इसलिए अब वो यागिरी का नाम यागिरी रख देती है। यागिरी को ये नाम पसंद आता है। वैसे यागिरी यहाँ पर सरनेम भी चूज कर रहा था जो कि असाका था, पर असाको कहती है कि तुम मेरे सरनेम का यूज क्यों कर रहे हो, ये फैमिली सरनेम है और ये फैमिली मेंबर्स को मिलता है। लेकिन यागिरी कहता है कि उसे फैमिली का मतलब नहीं पता। अब यहाँ से कहानी आगे कंटिन्यू हो इससे पहले ही सीन चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ तोमाचिका ने यागिरी को जगा दिया था। यागिरी को जागते हुए वो यागिरी से पूछती है कि आखिर तुम इतनी देर से सो कैसे सकते हो। इस पर यागिरी बताता है कि उसने सिटी के अंदर अपनी बहुत ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से उसे रिकवर करने में टाइम लग रहा था। अब यहाँ पर यागिरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल पूछता है। वो कहता है कि आखिर हम कैपिटल की तरफ जा क्यों रहे हैं। ये सुनकर तोमाचिका शॉक थी। वो कहती है कि जब हम वहाँ से निकल रहे थे तब भी तुम यही क्वेश्चन पूछ रहे थे। यहाँ पर यागिरी कहता है, देखो हमारा मेन गोल तो वापस से अपने वर्ल्ड में लौटना है, तो इसके लिए हमें सियोन से बात करनी चाहिए और उसके लिए हमें कैपिटल जाने की क्या जरूरत है। पर इस पर तोमाचिका कहने लगती है कि हमारे सारे क्लासमेट कैपिटल की तरफ जा रहे हैं और वैसे भी उन्हें भी अपने वर्ल्ड में लौटना है, तो इसलिए हमें भी वहाँ जाना चाहिए। वैसे अभी सामने एक बड़ा सा पत्थर था जिसने तोमाचिका का रास्ता रोक लिया था। इस वजह से वो यागिरी को जगा रही थी। यागिरी डिसाइड करता है कि वो लोग एक दूसरा रास्ता चुनेंगे। अब जब तोमाचिका गाड़ी को पीछे की तरफ ला रही थी रास्ता चेंज करने के लिए, तभी उनकी गाड़ी किसी चीज से टकराती है। वो दोनों बाहर निकल कर देखते हैं कि असल में एक ड्रैगन है। अब वो ड्रैगन की तरफ हमला करने वाला था। यागिरी डाइवर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे खत्म कर देता है, लेकिन इतने में ही वो लोग देखते हैं कि सामने से बहुत सारे ड्रैगन उनकी तरफ आ रहे हैं। तोमाचिका तो ये चीज देखकर डर गई थी। यागिरी कहता है, लगता है हमने ड्रैगन की टेरिटरी में कदम रख दिया है। वैसे इसके बाद यागिरी को उन सभी के अंदर से किलिंग इंटेंट महसूस होता है, इसलिए यागिरी आराम से डाइवर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को एक बारे में ही मार देता है, जैसा कि उसने इंसेक्ट को मारा हो। ये देखकर तोमाचिका बहुत ही ज्यादा शॉक थी। वैसे अब उन लोगों की जान बच चुकी थी, लेकिन इतने में एक डार्क शैडो उन्हें घेर लेती है, जो कि असल में एक बड़े से निकैन थंडर ड्रैगन की थी। ये देखकर तोमाचिका और ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ड्रैगन बाकी ड्रैगन से बड़ा था। पर यागिरी बताता है उसे उसके अंदर से कोई भी किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हो रहा। इसका मतलब ड्रैगन उन्हें मारना नहीं चाहता। वो ड्रैगन यहाँ पर कहता है कि तुम लोग ने टेस्ट पास कर लिया है, और इसके बाद अब वो वहाँ से उड़कर जाने वाले थे। असल में वो ड्रैगन भी यागिरी की पावर से डर गया था। अब यागिरी उसे रोकता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन इसका मतलब क्या है। लेकिन वो ड्रैगन रुक नहीं रहा था। इस वजह से यागिरी कहता है कि वो वही पावर का इस्तेमाल करेगा जिसका उसने बाकियों पर यूज किया था। अब वो ड्रैगन डर जाता है और वापस लौटने का फैसला करता है। हमें जानने को मिलता है कि वो बड़ा सा निकैन थंडर ड्रैगन असल में एक छोटी सी बच्ची थी। वो यहाँ पर आकर डर गई थी। यागिरी कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो वो पूछता है कि तुम भागी क्यों, तो वो बताती है कि वो डर गई थी, इस वजह से वहाँ से भाग रही थी। अब वो ड्रैगन एक बच्ची में बदल गया था। इस वजह से तोमाचिका तो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी, लेकिन फिर उसकी स्पिरिट बता
बताती है कि इस दुनिया में ऐसा होना बहुत ही आम बात है। यहाँ पर अब वो उस बच्ची से पूछते हैं कि टेस्ट में उन्होंने पास कर लिया, इसका मतलब क्या था। तो इस पर वो बताती है कि वो दोनों स्वॉर्ड मास्टर से मिलने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले उन्हें एक टेस्ट देना पड़ा था। इस टेस्ट में वो बच्ची चेक करती है कि वो स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लायक हैं भी नहीं। ये सुनकर तोमाचिका और यागिरी दोनों से थोड़े हैरान थे, क्योंकि उन्हें तो स्वॉर्ड मास्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तोमाचिका बताती है कि वो तो कैपिटल की तरफ जा रहे हैं। ये सुनकर वो छोटी बच्ची और ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है कि सच में तुम स्वॉर्ड मास्टर से मिलने नहीं जा रहे थे। अब तभी यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो सभी उनसे ही मिलने जा रहे थे, क्योंकि उन्हें उनसे कोई गिफ्ट मिल सकता है। यही सुनकर यागिरी सोचता है कि आखिर स्वॉर्ड मास्टर है कौन, क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। जब यागिरी पूछता है तो यहाँ पर वो बच्ची बताती है कि स्वॉर्ड मास्टर सेज के राइवल है, इस तरह से कह लो कि वो उनके दुश्मन है। अब यागिरी एक बात तो समझ गया था कि अगर वो स्वॉर्ड मास्टर से मिलता है तो वो उनसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकता है अपनी रियल वर्ल्ड में जाने के लिए। तो मचिका का ऐसा मानना था कि अगर वो इस जगह पर गए तो वो घूम भी सकते हैं। इस वजह से उन्हें अपने मेन मकसद को ना भूलते हुए कैपिटल की तरफ जाना चाहिए। पर फिर वो बच्ची रिक्वेस्ट करती है और यागिरी ने भी हाँ कर दिया था। इस वजह से अब वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो बच्ची तो उन्हें ले जाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। अब जब वो वहाँ जंगल के अंदर पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि अभी वहाँ पर और भी कई सारे बच्चे थे जो कि वहाँ डिसाइपल बनने के लिए आए हुए थे। वैसे वो लोग अभी यागिरी और तोमाचिका को देखकर उन्हें चीटर कह रहे थे, क्योंकि ये दोनों गाड़ी में आए हैं जबकि इन्हें जंगल पार करके पैदल आना चाहिए। अब यागिरी को तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आना चाहिए। अब यागिरी को तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर से उसे जानने को मिलता है कि असल में अभी यहाँ पर एक और टेस्ट होने वाला है जिसके थ्रू स्वॉर्ड मास्टर अपना डिसाइपल डिसाइड करेंगे, और जो भी उनका डिसाइपल बनेगा वो सच में बहुत ताकतवर माना जाएगा, क्योंकि वो स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल है। अब बाकी सारे तो इसके लिए यहाँ पर आए थे, पर यागिरी और तोमाचिका इसलिए यहाँ पर नहीं आए थे। अब तभी वहाँ सामने से एक लड़का कहता है कि तुम लोग यहाँ गाड़ी में आए हो और तुमने इसमें कोई मेहनत भी नहीं करी, इस वजह से तुम्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। पर तभी वहाँ पर खुद स्वॉर्ड मास्टर आते हैं और कहते हैं कि अभी तक ये कंपटीशन या फिर कह लो ये टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, इस वजह से कोई भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता। अब पहले तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे, क्योंकि वो ओल्ड मैन किसी को भी स्वॉर्ड मास्टर नहीं लग रहे थे। पर इसके बाद वो ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि मैं ही स्वॉर्ड मास्टर हूँ और अभी यहाँ टेस्ट शुरू होता है। वो कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें लड़ाई करनी है और ये लड़ाई डेथ मैच होगी, मतलब कि जब तक ओल्ड मैन से एक लड़का इस लड़ाई को रुकवा नहीं देता तब तक उन लोगों को लड़ते रहना है, भले ही इसमें किसी की भी जान क्यों ना चली जाए। यागी को तो ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इस वजह से वो कहता है कि क्या हम यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर कहने लगते हैं कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम यहाँ से गए तो इस कंपटीशन को ही रोक दूंगा। अब बाकी सभी भी ऐसा नहीं चाहते थे, इस वजह से यागिरी वहाँ रुकना पड़ता है। अब जब उनके बीच में लड़ाई शुरू होती है सभी लोग एक दूसरे को खत्म कर रहे थे, बस यागिरी और तोमाचिका यहाँ दूर खड़े देख रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी से लड़ाई नहीं करनी थी। तभी एक ग्रुप आकर यागिरी और तोमाचिका पर हमला करने वाला था। यागिरी के पास वैसे तो कोई रास्ता नहीं था बचने का, इस वजह से वो डाइवर्ट का इस्तेमाल करता है। पर इतने में ही एक लड़का जो कि नाइट के कपड़े पहना था वो सामने आकर उन सभी लड़कों को रोक लेता है और कहता है कि तुम लोग बेवकूफ हो। स्वॉर्ड मास्टर के कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें एक दूसरे को खत्म करना है, वो सिर्फ टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की है। अब तोमाचिका तो कह रही थी कि ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन उसकी स्पिरिट यहाँ पर बताती है कि बस इसके पास टैलेंट है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये उन्हें खत्म कर सकता है। इस वजह से ये बड़ा रिलैक्स फील कर रहा है और इसे किसी से डर नहीं लग रहा, इस वजह से ये कमजोर को प्रोटेक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अकेला ही कईयों को खत्म करता है, क्योंकि वो खुद ही उसके ऊपर हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ पेड़ों के पीछे से कुछ बच्चे यहाँ अपनी मैजिक पावर से यागिरी के ऊपर हमला करने वाले थे, लेकिन यागिरी ने उनकी किलिंग इंटेंट को महसूस कर लिया था। इस वजह से वो तुरंत ही डायवर्ट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें खत्म कर देता है। वैसे अभी वो जो लड़का है उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर बाद में वो सोचता है कि शायद ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि ओल्ड मैन चाहते ही नहीं कि वो लड़े और ओल्ड मैन ही उन बच्चों को पनिशमेंट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिया। अब तभी ग्रुप वहाँ पर आ गया था इनसे लड़ने के लिए, इस वजह से वो नाइट वाला लड़का कहता है कि वो कुछ देर खुद को बचाए जब तक वो इनसे लड़ता है। इतने में ही यागिरी और तोमाचिका किसी की आवाज सुनते हैं। ये एक दूसरे लड़की की थी जो कि ग्राउंड पर पड़ा हुआ था, उसकी बॉडी पर इतनी खतरनाक चोट थी कि वो मरने वाला था। पर तभी वो तोमाचिका से कहता है कि वो सामने जो स्टोन पड़ा हुआ है वो उसे दे दे, वो रेनबो कलर स्टोन है, वो रेनबो कलर स्टोन है। तोमाचिका उसे दे देती है। अब वो लड़का जैसे ही उस स्टोन को ब्रेक करता है तो अचानक से उस लड़के की बॉडी हील हो जाती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब वो लड़का तोमाचिका को थैंक यू कहता है, लेकिन इतने में स्वॉर्ड मास्टर उसे रोकते हैं और उन सभी को अपने साथ चलने को कहते हैं। इस वक्त वो सामने वाले फॉरेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहे थे कि उन्हें उस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पर यागिरी
यागरी और तोमाचिका तो शौक थे, क्योंकि वो यहाँ पर डिसाइपल वगैरह बनने के लिए नहीं आए थे, पर वो छोटी बच्ची उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है। ये देखकर यागरी उससे पूछता है कि वो उनसे रिक्वेस्ट क्यों कर रही है और वो उन्हें स्वॉर्ड मास्टर से क्यों मिलाना चाहती है। तो इस पर वो छोटी बच्ची बताती है कि स्वॉर्ड मास्टर का किंग का डिसाइपल किंगडम का होली नाइट बनेगा, जो कि एक बहुत बड़ी पोजीशन है, और इसके बाद वो छोटी बच्ची उनकी सर्वेंट बन जाएगी। अब अभी यागरी को ये ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर वो स्वॉर्ड मास्टर को फॉलो करने का डिसाइड करते हैं। वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे। यहाँ पर हमें उस हील होने वाले लड़के का नाम लाइनेल पता चलता है और उस नाइट जैसे कपड़े पहनने वाले लड़का नाम निक पता चलता है। यहाँ अब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी यागरी उस नाइट वाले लड़के यानी कि निक से पूछता है कि आखिर एक होली नाइट क्या होता है और स्वॉर्ड मास्टर डिसाइपल सभी क्यों बनना चाहते हैं और स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल सभी क्यों बनना चाहते हैं। वो लड़का शॉर्ट में बताता है कि स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल जो कि एक होली नाइट बनने की कैपेबिलिटी रखता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है। बहुत टाइम पहले एक डीमन लॉर्ड या फिर ऐसा कह लो कि एक डेविल ने इनके ऊपर हमला किया था। ये बहुत ही टाइम पहले की बात है। तब का जो होली नाइट था वो इतना पावरफुल था कि उसने किसी तरह से उस डेविल को रोक लिया था, मतलब उसने उस टाइम स्पेस के अंदर कैद कर लिया था जहाँ वो दोनों बंद है। पर कुछ उस डेविल के फॉलोअर्स हैं जो कि उसे आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाली सिचुएशन में अगर वो आजाद होते हैं तो उसे रोक पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर तोमाचिका उस दूसरी लड़की लैन से पूछती है कि उसके पास जो स्टोन है वो क्या है। तो वो लड़का बताता है कि उसका पास्ट बिल्कुल बैड लक से गिरा हुआ था और उसे एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन थी उसे सेक्रीफाइस करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने उसे सेक्रीफाइस की। लड़का बताता है कि उसका पास्ट बिल्कुल बैड लक से गिरा हुआ था और उसे एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन थी उसे सेक्रीफाइस करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने उसे सेक्रीफाइस किया, लेकिन सेक्रीफाइस के बाद अचानक से वो एक गॉडेस से मिला जिसने उसे स्टोन दिया। ये असल में एपोलॉजी स्टोन है। इनका यूज करने के बाद वो किसी से बैड इंजरी से हील कर सकता है। अब तोमाचिका अपने स्पिरिट से पूछती है कि क्या गॉडेस या फिर गॉड्स भी लोग की हेल्प कर सकते हैं। तो इस पर स्पिरिट बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा अलग सिस्टम चलता है जिससे कि किसी को स्पिरिट की हेल्प मिलती है और किसी को गॉड की। अब तभी निक कहने लगता है कि क्या तुम हमें इन स्टोन का कोई यूज बता सकते हो, जिस पर लाइलेन बताता है कि वो इस स्टोन से किसी भी चीज का समन कर सकता है। वो यहाँ पर 3 स्टोन को निकाल कर ऊपर फेंकता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पर फालतू से स्क्रब ब्रश को समन कर लेता है। ये देखकर तोमाचिका और यागरी सोच रहे थे कि ये किसी काम की पावर नहीं है जब तक इसे हील के लिए यूज ना किया जाए। यहाँ पर लाइलेन बताता है कि वो ऐसा ही फालतू चीजें समन कर सकता है, लेकिन वो इसका यूज कम ही करता है क्योंकि ये चीज उसके किसी काम नहीं आती। अब तो तोमाचिका देखती है कि उसके बैग में सिर्फ 3 ही स्टोन बचे थे, लेकिन फिर लाइलेन बताता है कि हर रोज रात के टाइम उसे फिर से स्टोन मिल जाते हैं, बस डिपेंड करता है कि उसका दिन कितना बुरा गया था। तभी वो लोग आके नोटिस करते हैं कि उनके जो साथी थे, मतलब कि जो डिसाइपल बनने के लिए आए हैं, वो जब आगे बढ़ रहे थे तभी वो अचानक से गायब हो गए थे। इसका कारण ये था कि वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन इनविजिबल बैरियर लगा हुआ है। अब जब ये लोग वहाँ अंदर जाते हैं तो ये उसी जगह के आगे पहुंच चुके थे, लेकिन जब बाहर का कोई भी नहीं दिख रहा था, इनके सामने एक बड़ा सा टावर था। ये टावर खतरनाक था क्योंकि इसके अंदर से एक इविल एनर्जी आ रही थी। ये इविल एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि इनसे उनकी बॉडी हार्म भी हो सकती है और इसका असर लाइलेन के ऊपर होता है। लेकिन फिर उसके बाद वो स्टोन का यूज कर खुद को बचा लेता है। तोमाचिका देखती है कि इसका यूज उसके ऊपर नहीं हो रहा था, वो शॉक थी, लेकिन स्पिरिट बताती है कि वो प्रोटेक्टेड है, इस वजह से उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि यागरी यहाँ पर उस छोटी सी बच्ची, मतलब उस ड्रैगन से पूछने लगा कि आखिर ये टावर है क्या। वो छोटी बच्ची वहाँ नहीं थी। लाइलेन बताता है कि वो यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि उस बैरियर को सिर्फ वही पार कर सकता है जो कि यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल बनने के लिए आया हो। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वो टावर के अंदर आते हैं और जितने भी बच्चे, मतलब जितने भी लोग वहाँ डिसाइपल बनने के लिए आए थे, वो तुरंत ही उस टावर के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाने वाले थे। सबसे पहले ऊपर आने के बाद जब वो वहाँ से नीचे देखते हैं तो उन्हें एक एनर्जी सर्कल दिखाई देता है जो कि एक बॉल की तरह था और उसके अंदर कोई कैद है। अब हमें जानने को मिलता है कि जो होली नाइट और डेविल था वो वहाँ उसके अंदर बंद थे क्योंकि वहाँ टाइम रुका हुआ है। हमें ये भी जानने को मिलता है कि स्वॉर्ड मास्टर का काम असल में ये ही है कि वो इस सर्कल को प्रोटेक्ट करें जिससे कि कोई भी इसे ब्रेक कर डेविल को आजाद ना कर पाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हीं के बीच में एक लड़की जो कि यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइपल बनने के लिए आई थी, वो कहती है कि आज आप फ्री
हो जाओ। वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर से, जो कि फायर मैजिक पावर है, उसका यूज करते हुए एक फायर ब्लास्ट को उस सर्कल की तरफ यानी कि डेविल की तरफ करती है, पर अचानक से वो सर्कल उस एनर्जी बॉल को एब्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर बताते हैं कि तुम्हारा अटैक उस डेविल को जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा होने में कई 100 साल लग जाएंगे, क्योंकि उस सर्कल के अंदर टाइम बिल्कुल स्लो चलता है और इसी की मदद से होली नाइट ने डेविल को कैद किया था। अब मेन बात ये है कि आखिर ये लोग यहाँ पर आए क्यों, जब ये उस डेविल को भी नहीं मार सकते। प्रोटेक्ट करने का काम स्वॉर्ड मास्टर का है, तो ये क्या करेंगे। यहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर एक दूसरे लड़के से कहते हैं कि वो डिटेल में बताए, तो वो लड़की अपने पास में कोई चीज रखे हुए थे, जिसमें रूल्स पढ़कर बताती है कि ये बिल्कुल सिंपल है। इन लोगों को यहाँ से टावर के नीचे यानी कि फर्स्ट फ्लोर जहाँ से वो आए हैं वहीं पर जाना है। अभी सुनकर सभी शॉक थे। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही आसान है। तो अब वो बताती है कि तुम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कि फिर हम यहाँ से कूद सकते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम यहाँ से कूद भी नहीं सकते। वैसे वो कहते हैं कि हाँ तुम कूद सकते हो, लेकिन तुम्हें 100 पॉइंट भी कलेक्ट करने हैं, जो कि तुम्हें टावर के अंदर से ही मिल सकते हैं। इस वजह से तुम्हें टावर के अंदर से ही जाकर जाना होगा। अभी यहाँ पर वो लोग आगे और भी कई सारे टीममेट यानी कि और भी लोग से मिलते हैं, जो कि वहाँ जाने वाले हैं स्वॉर्ड मास्टर का डिसाइबल बनने के लिए। वैसा यहाँ पर तो मचिका सोच रही थी कि कैसा हो अगर यागिरी डाइवर्ट का इस्तेमाल उस डेविल पर करे, तो मगर फिर वो सोचते हैं कि यागिरी के पास इसका कोई रीजन भी नहीं है कि वो ऐसा करे, और वैसे भी उस डेविल की किलिंग इंटेंट यागिरी को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्पेस एंड टाइम में कैद है। मगर वो तभी यागिरी की तरफ देखती है, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड फेस बनाया हुआ था। वो उसे पूछती है कि क्या हुआ, तो इस पर यागिरी कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब वो नीचे थे तभी वो एनर्जी थी, जो कि इवल एनर्जी उसे भी अफेक्ट कर रही थी। उसने उसे सोर्स पर डाइवर्ट का इस्तेमाल किया, जिस वजह से उसने अनजाने में डेविल को खत्म कर दिया। ये सुनकर तोमाचिका शॉक हो जाती है। वैसे अभी इस चीज पर कुछ किया नहीं जा सकता था, और बाकी जो लोग हैं वो अभी टावर के अंदर जा चुके हैं, क्योंकि टावर से नीचे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इस वजह से अब ये लोग भी वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। तभी हम देखते हैं कि अभी लायलन की एक दोस्त लायलन से कह रही थी कि वो अपने क्रिस्टल उसे दे दे, क्योंकि उसने अपनी मैजिक पावर का भी कुछ समय पहले ज्यादा ही यूज कर लिया, जिस वजह से उसे रिकवर करना है। पर लायलन बताता है कि उसके मैजिक क्रिस्टल सिर्फ उसी के काम आ सकते हैं। इस पर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो उन मैजिक क्रिस्टल को नीचे फेंक देती है और कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। अब तभी वहाँ पर निक आ जाता है और लायलन से कहने लगता है कि इसे छोड़ो, हमें साथ मिलकर इस टावर को क्लियर करना चाहिए। जिसके बाद निक, लायलन, टोमाचिका और यागिरी चारों ही वहाँ टावर के नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उन्हें बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडी मिलती है। सोल्जर्स मतलब जो कि यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब वही लड़के। ये सब देखकर इन्हें ये तो पता चल चुका था कि इस टावर में या तो मॉसेस हैं या फिर कई तरह के ट्रैप बिछे हुए हैं। ये देखते हुए निक कहता है कि अब हमें थोड़ा देखकर चलना होगा। ये तो अच्छा है कि हम सबसे आखिर में हैं, इस वजह से हमें कम ट्रैप्स देखने को मिलेंगे। अब जब वो आगे बढ़ रहे थे, इतने में ही लायलिन एक ट्रैप पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से एक भाला सीधा आकर उसे लगता है। पर बाद में उसने अपने क्रिस्टल से खुद को हील कर लिया था। यहाँ पर तोमाचिका उससे कहती है कि तुम्हें इन क्रिस्टल को अपने हाथ में बांध लेना चाहिए, जिससे अगर तुम्हें चोट लगे तो ये क्रिस्टल तुमसे दूर नहीं फेंकेंगे। अभी बात लायलिन को भी पसंद आती है, तो वो तुरंत एक क्रिस्टल निकालकर उसे एक कपड़े से अपने हाथ पर बांध लेता है। अब उसे पता था कि अगर उसे चोट भी लग गई तो भी वो अपने आप ही हील कर लेगा। इस वजह से उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था और वो आगे आगे चलने लगा था। उन्हें एक कमरे से होते हुए गुजरना था, जिसे देखकर निक कहता है कि हमें संभल कर आगे बढ़ना चाहिए। पर इतने में ही लायलन आगे बढ़कर कमरे में चला जाता है और गेट लगा देता है। वो कहता है कि जब मैं कहूँ तुम लोग तभी अंदर आना। यहाँ हम देखते हैं कि अंदर अचानक से उसकी आवाज आती है चीखने की, जिसके बाद अचानक से वो आवाज रुक जाती है। इन लोगों को कुछ गड़बड़ लगी थी, जिस वजह से ये अंदर आते हैं। अंदर आकर एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम रे है। असल में ये ऑलरेडी नाइट है। नाइट मतलब फर्स्ट स्टेज होती है एक होली नाइट बनने की, मतलब ये पहले ही इस टावर को क्लियर कर चुकी है। ये देखकर निक पूछता है कि आखिर तुम फिर से पार्टिसिपेट क्यों कर रही हो, तुम तो ऑलरेडी इस टावर को क्लियर कर चुकी हो और इससे तुम्हारा और ज्यादा फायदा भी नहीं होगा। पर इस पर रे बताती है कि वो नाइट बन चुकी थी, पर बहुत ज्यादा लोगों को मारने की वजह से उससे उसकी पोजीशन छीन ली गई। इस वजह से वो फिर से इसी टेस्ट को देकर अपनी पोजीशन फिर से लेगी। और वैसे भी लोग को मारना टावर में अलाउड है, इससे उन्हें सामने वाले के पॉइंट भी मिल जाएंगे। अभी लोग समझ चुके थे कि रे को खत्म करना मुश्किल है। वैसे ही लोगों से मतलब निक समझ चुका था कि वो तुरंत ही तोमाचिका और यागिरी से कहता है कि मैं इसे रोकता हूँ जब तक तुम वापस पीछे की तरफ भागकर तोमाचिका भागो। पर तोमाचिका कहती है कि अब ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे कमरे में पतले वायर बिछे हुए हैं। रे कहती है कि तुम्हारी आंखें
ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तुमने ट्रैप को नोटिस कर लिया। ये ट्रैप असल में रे ने क्रिएट किया था। अब ना ही वो आगे की तरफ भाग सकते हैं और ना ही वापस पीछे जा सकते हैं। ये देखते हुए निक तुरंत ही तोमाचिका के आगे आकर, जिससे वो उन दोनों को प्रोटेक्ट कर सके। उसके हाथ में शील्ड थी और अभी वो रे के अटैक को रोक रहा था। निक सोच रहा था कि वो किसी तरह से रे को हरा देगा, जिससे कि वो यहाँ से निकल सके। देखते ही देखते उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन अचानक से यागरी इस पूरी लड़ाई को खराब कर देता है, क्योंकि वो डायवर्ट का इस्तेमाल करते हुए रे को खत्म कर देता है। ये चीज देखकर निक तो हैरान था कि आखिर अचानक से रे को क्या हुआ, लेकिन तुरंत ही यागरी इस टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि आखिर ये हाथ किसका है। असल में उसे एक हाथ पड़ा हुआ मिला था, जो कि लायन का था। तभी उन्हें दूर लायन की बॉडी भी दिखती है। लायन के साथ में अभी क्रिस्टल था, लेकिन जब तक वो अपनी बॉडी के पास पहुंचकर उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर देता, तब तक वो हील नहीं कर सकता था। ये लोग उसकी मदद करते हैं। वैसे देखा जाए तो इन्होंने 19th फ्लोर को क्लियर कर लिया था। अब इन्हें एक फ्लोर नीचे यानी कि 98th फ्लोर पर जाना है। अब यहाँ पर आने के बाद उन्हें एक लड़की मिलती है, जो कि उन्हें बताती है कि 98th फ्लोर पर कोई भी ट्रैप नहीं है, यहाँ पर वो रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि असल में बाहर रात हो गई थी। ये आखिरी सभी से कहती है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इन पूरे फ्लोर्स पर ऐसा मिशन भी होगा जिनमें हमें वापस आपस में फाइट करनी पड़े, और वो गलत होगा। अब ये बात निक को भी सही लगती है, पर अभी उसे यागरी और तोमाचिका दोनों ही चिंता हो रही थी कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे कि नहीं। पर यागरी कहता है कि चिंता की बात नहीं है, जब तक यागरी तोमाचिका के साथ है तोमाचिका को कुछ नहीं होगा। अब वो आगे चले गए थे। यहाँ पर लायन भी थोड़ा एक्साइटेड लग रहा था, क्योंकि रात को उसे क्रिस्टल मिलेंगे और आज पहली बार उसका बहुत ज्यादा अनलकी डे गया है, क्योंकि आज वो पहली बार इतनी ज्यादा बार मरा है कि उसे बहुत सारे क्रिस्टल मिल सकते हैं। वैसे अब यागरी और तोमाचिका अपने लिए भी एक रूम मांगते हैं। उन्हें जानने को मिलता है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही रूम बचा हुआ है और अब कुछ किया नहीं जा सकता था। इस वजह से दोनों को उसी रूम में रहना पड़ेगा। यागरी अभी थोड़ा उदास था, क्योंकि तोमाचिका के साथ हमेशा उसकी एंस्ट्रल स्प्लिट रहती है, जिस वजह से वो अगर एक बेड पर सोना भी चाहे तो 3 लोग वहाँ नहीं सो सकते। पर वो स्प्लिट कहती है चिंता की बात नहीं है, वो अपना जुगाड़ खुद कर लेगी। अब यागरी यहाँ पहुँचते ही तुरंत सो गया था, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा लोगों को मार चुका है। इस वजह से उसके पास बहुत ही कम एनर्जी बची थी और वो थक भी गया था। तोमाचिका तो ये देखकर शॉक थी। पर यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अभी रात के 12 बज चुके थे और लायन अभी उठा हुआ था। उसे जल्दी क्रिस्टल मिलेंगे। वो सोच रहा था कि आज वो पूरे 15 बार मरा है, इस वजह से उसे पक्का ज्यादा क्रिस्टल मिलेंगे। हर बार उसे लगभग 10 क्रिस्टल मिलते हैं, लेकिन सच में आज उसकी किस्मत चमक गई थी, क्योंकि जब वो अपना बैग ओपन करके देखता है तो उसके अंदर पूरे 100 क्रिस्टल थे। साथ ही साथ यहाँ उसे जानने को मिलता है कि वो इन क्रिस्टल के थ्रू किसी रेयर आइटम को समन भी कर सकता है। पहले उसके जो आइटम्स थे वो बिल्कुल ट्रैश यानी कि कचरे की तरह थे। अब वो खुश हो गया था। वो तुरंत एक क्रिस्टल निकालते हुए उसे डिस्ट्रॉय करता है, जिसके बाद उसे लगा कि उसे कोई मैजिकल वेपन या फिर कोई एलिक्सर मिलेगा। लेकिन अचानक से उसके सामने एक गर्ल आ जाती है। वो देखकर हैरान था कि जिस गॉडेस ने उसे रीइंकार्नेट किया वही उसके सामने आ गई। अब लायलन को लगता है कि शायद वो यहाँ इस टावर में उसकी मदद करेगी, पर वो बताती है कि नहीं, वो बस लायलन से मिलने आई थी और ये देखने की वो कि ठीक है कि नहीं। वो बताती है कि उसने लायलन का एक चेक पॉइंट रेडी कर दिया है, जिसकी वजह से जब वो भी लायलन कहीं पर मरेगा तो वो सीधा इसी कमरे में आ जाएगा। ये सुनकर लायलन हैरान था। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी वो स्वॉर्ड मास्टर और उनकी वो असिस्टेंट दोनों ही मॉन्स्टर मॉनिटर देख रहे थे, जहाँ स्वॉर्ड मास्टर पूछते हैं कि अभी रिजल्ट्स क्या हाल है। तो इस पर वो असिस्टेंट बताती है कि रिजल्ट थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि जितने लोग मरे हैं हमें उतने की सोल नहीं मिली। ये सुनकर स्वॉर्ड मास्टर हैरान थे, पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें अंत तक इतनी सोल तो मिल जाएगी कि हम सेकंड बैरियर क्रिएट कर सकें। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यहाँ पर जो भी मरेगा उसकी सोल उनके पास आएगी, जिससे कि वो इस टावर के अराउंड एक और बैरियर क्रिएट करना चाहते हैं, डार्क लॉर्ड यानी कि डेविल को रोकने के लिए। अब एक बार फिर से सीन चेंज होता है। हम टावर के कुछ दूर आ जाते हैं। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अभी एक दूसरे लड़के से मिलने के लिए आई थी, क्योंकि उसे मिशन मिला था कि उसे एक लड़के को बताना है कि इसे सेज बनने के लिए चुन लिया है। लेकिन अब ये लड़का मना कर देता है कि इसे कोई सेज नहीं बनना। वो लड़की कहती है कि अगर तुम मना करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, पर वो लड़का लड़ने के लिए तैयार था। पहले तो ये लड़की अपनी पावर से चेक करती है कि आखिर ये लड़का है कौन। उसे जानने को मिलता है कि इस लड़की के पास जो पावर्स वो इसे गॉड ने दी है, जिस वजह से बहुत स्ट्रांग है। पर उस लड़की को जो कि इस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो लड़का अपनी मैजिक पावर यानी कि मैजिकल टेंटिकल से हमला करता है, लेकिन वो लड़की कुछ वर्ड्स कहते हुए उन टेंटिकल्स को रोक देती है। साथ ही इसके बाद जब वो लड़का अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल कर रहा था तो वो यूज नहीं कर पा रहा था। ये बिल्कुल यागरी की पावर की तरह है। ऐसा लग रहा था जैसा उस लड़के ने कहा हो कि यागरी इस लड़के की मैजिक पावर डाई हो जाए, पर ऐसा नहीं था। वो लड़का देखता है कि उसकी मैजिक
मैजिक पावर अभी काम नहीं कर रही। इस वजह से वो तुरंत ही अपनी तलवार निकालकर हमला करना शुरू कर देता है। ये लड़की जानती थी कि ये अब नहीं मरने वाला, इस वजह से ये तुरंत ही उसके अटैक को डोज करते हुए उसके गर्दन पर चाकू रख देती है और उसे खत्म कर देती है। अब वो वहाँ से जाने लगी थी, लेकिन इतने में उसका जो चाकू था वो बोलने लगता है। उसे सिग्नल मिलते हैं। वो कहता है कि इस लड़के को एक नया मिशन मिलता है जिसमें उसे एक जगह जाना है जहाँ एक बड़ा सा टावर है और वहाँ पर जाकर उसे यागरी और तोमाचिका नाम के दो लोगों को खत्म करना है। इस लड़की को जानने को मिलता है कि वो दोनों ही सेज कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी लड़की मना कर देती है क्योंकि अभी भी इसने एक सेज से फाइट की है और सेज कैंडिडेट तो फिर से भी सेज के मुकाबला बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। अब जब ये यहाँ से जाने लगी थी, इतने में ही की तरफ कोई भागते हुए आता है। हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है जिससे यागरी की मुलाकात शुरुआत में हुई थी। ये यहाँ पर आकर इस लड़के से कहता है कि इसके जो दोस्त थे वो पहले ही जंगल में मारे जा चुके हैं, अभी अकेला है और आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। इस वजह से इस लड़के का सर्वेंट बनकर रहना चाहता है। वो लड़की भी इस बात पर अग्री कर लेती है। अब सीन चेंज होता है, हम वापस से 98th फ्लोर पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि जब सुबह हो चुकी थी, सबसे पहले आंख तोमाचिका की खुलती है। वो देखती है कि यागरी उसके ऊपर है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। यागरी वैसे नींद में था, वो सपना देख रहा था और सपने में वो ना जाने क्या क्या चीज देख रहा था। यहाँ पर अभी सामने तोमाचिका अपनी एंस्ट्रल स्पिरिट को देखती है जो कि दीवार में आधी चिपकी हुई थी, मतलब आधी वो दीवार के अंदर थी और आधी दीवार के बाहर। तोमाचिका समझ जाती है कि ये बस उनके ऊपर नजर रख रही है। सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वियर्ड हो चुकी है। तोमाचिका तुरंत ही उसके ऊपर चिल्लाती है, पर वो स्पिरिट बताती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। ये जो दीवार है अचानक से उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसने निकलने की कोशिश की, पर वो आधी ही निकल पाई और अब वो पूरी तरह से इसमें फंस गई, उससे बाहर नहीं आ पा रही। अब तभी वहाँ यागरी की नींद खुलती है। उसे नहीं पता कि अभी अभी उसने किस चीज को एंजॉय किया। वैसे यहाँ पर एंस्ट्रियल स्पिरिट तुरंत ही यागरी से कहने लगती है कि उसकी मदद करे। अब यागरी देखता है कि वो दीवार में आधी फंसी हुई है। इस वजह से यागरी पहले तो सोच रहा था कि क्या वो इस टावर की दीवार को डाई कहे, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि इन दीवारों की में किसी सोल एब्जॉर्प्शन स्पेशल का यूज किया गया है। इस वजह से वो तुरंत ही दीवार के पास जाता है, उसे टच करते हुए स्पेल को खत्म करता है। जिसके बाद अब वो स्पिरिट बाहर आ गई थी। वो कह रही थी कि आखिर ये लोग किसी डेड की सोल को क्यों एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें पक्का ही ये स्पेल किसी ने ऐड किया है। दीवारों में स्पेल होना नामुमकिन है। यागरी कहता है कि इससे पीछे शायद इन लोगों का कोई हिडन ऑब्जेक्टिव है। साथ ही यागरी तोमाचिका से कहता है कि अब मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा, अगर मुझे लगा कि किसी को खत्म करना है तो मैं तुमसे पूछूंगा नहीं। तोमाचिका कहती है कि इसमें कौन सी नई बात है, तुम हर बार तो यही करते हो। पर यागरी कहता है कि नहीं, अभी तक मैं बस कोशिश कर रहा था कि जितना कम हो सके उतने कम लोगों को मारूं, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर खतरे की कोई कमी है। यागरी को पहले लगा था कि तोमाचिका उसे एक बार तो मना करेगी, पर तोमाचिका कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जब चाहो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ही इसका इस्तेमाल कर रहे हो। अब यागरी इस बात पर थोड़ा सा ब्लश करता है। वैसे अब उसे भूख लग रही थी। वो तुरंत ही होम सर्विस वाले उस लेडी को फोन लगाते हैं जो कि असल में स्वॉर्ड मास्टर की असिस्टेंट है। वैसे यहाँ से सीन चेंज होता है। हम उसी पहली वाली लड़की को देखते हैं जिसने अभी अभी उस सेज को खत्म किया और उस दूसरे लड़की को अपना सर्वेंट बनाया। अभी वो दोनों जब आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें वैली के पास एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन दिखता है। इस ड्रैगन को देखकर वो रो गए थे। अभी वो लड़का बहुत ही डर रहा था, पर वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये इतना बड़ा ड्रैगन मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा देर तक उड़ पाएगा। और अचानक से वो ड्रैगन वहाँ से नीचे गिर पड़ता है। अब इस बात से हमें इसकी एबिलिटी जानने को मिलती है। असल में वो किसी भी चीज पर बिलीव कर कर उसे पॉसिबल कर सकती है। जैसे कि उसने सिर्फ इतना यकीन किया कि ये ड्रैगन नहीं उड़ पाएगा, जिस वजह से वो ड्रैगन नहीं उड़ पाया। अगर उस ड्रैगन के अंदर बिलीव ज्यादा होता तो इस लड़की की पावर कम नहीं करती। वैसे अब इस पावर को ज्यादा अच्छे से समझाया नहीं जा सकता क्योंकि इसने सिर्फ इसका एक ही या दो बार इस्तेमाल किया है। शायद आके इसका ज्यादा इस्तेमाल करे तो हमें डिटेल में समझाने का मौका मिले। वैसे अब वो गोल्डन ड्रैगन ऊपर की तरफ आते हुए इस लड़के को हाथ पर बाइट कर रहा था। इतने में ये लड़की उसका गला काट देती है, जिस वजह से वो ड्रैगन मारा जाता है। एक गेस्टर डिवाइस वहाँ पर आकर उस ड्रैगन की सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। इस लड़की को कुछ समझ तो नहीं आया था, पर तभी सामने इसे एक बड़ा सा टावर दिखता है। वो समझ जाती है कि उसे इस टावर पर आने का मिशन मिला था। पहले तो उसने इसके लिए मना कर दिया था, लेकिन अब वो सोच रही थी कि क्यों ना इस मिशन को भी पूरा किया जाए। तभी वो लड़का, उसका नाम हम फात्सो रखते हैं, वो मना कर देता है कि नहीं, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए वरना हम मारे जाएंगे। पर वो लड़की नहीं मानती और उसे जबरदस्ती तानते हुए वहाँ टावर की तरफ ले जाने लगती है। अब हम वापस से यागरी के पास आते हैं जो कि अभी आगे बढ़ रहा था तोमाचिका के साथ। तभी उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है। वो लड़का कहने लगता है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि असल में यागरी ने यहाँ आते हुए जितने भी ट्रैप्स थे उन ट्रैप्स को खत्म कर दिया था, वो सिर्फ डाई वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, जिस
जिस वजह से वो एक्टिवेट भी नहीं हो पा रहे थे। ये लड़का असल में डेविल का एक प्यादा है और ये भी शायद रेनकार्नेट हुआ है, क्या पता है, वैसे भी अभी मरने वाला है। तो ये यहाँ पर यागिरी को कहता है कि तुमने चीटिंग की, लेकिन यागिरी कहता है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की, ऐसा कोई रूल नहीं है। अभी लड़का का जो किलिंग कंटेंट था वो यागिरी को समझ में आ रहा था कि ये लड़का उनके ऊपर हमला करने वाला है। वैसे ये लड़का पहले तो बातों में यागिरी और तोमाचिका को उलझा रहा था, लेकिन यागिरी ज्यादा सोचता नहीं और तुरंत ही उसे डायवर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे खत्म कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब निक आगे बढ़ रहा था तभी उसे एक धुआं निकलता हुआ दिखता है। वो वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ बहुत ही खतरनाक तेज आग लगी हुई थी और वहाँ पर भी उसी लड़की को देखता है जिसने लायलन के वो क्रिस्टल फेंक दिए थे। अभी वो लड़की अपनी तलवार लेकर उस आग के पास खड़ी हुई थी। जब निक वहाँ पहुँचता है तो उसे जानने को मिलता है कि आग की दूसरी तरफ लायलन अभी एक दूसरे पार्टिसिपेट से फाइट कर रहा है। ये देखकर निक उस लड़की से पूछता है तो वो लड़की बताती है कि उसने जानबूझकर इस फायर को क्रिएट किया है जिससे कि लायलन इस पार्टिसिपेट के साथ फाइट करे और कुछ पॉइंट्स अर्न कर सके। अब उसकी बात में कितनी सच्चाई थी वो तो नहीं पता, लेकिन लायलन ने उस पार्टिसिपेट को फाइनली हरा दिया था। निक ये देखकर शॉक था और कह रहा था कि फाइनली अब लायलन धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है। वैसे इसके बाद एक और बार सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि यागिरी और तोमाचिका जो कि साथ में आगे बढ़ रहे थे वो एक अरीना टाइप जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं अभी दो लड़कियों के बीच में फाइट हो रही थी। वो सामने एक लड़का बैठा हुआ है एक थ्रोन पर, उसके पास में दो लड़कियां खड़ी हुई हैं। वो लड़का ही इन तीनों लड़कियों को कंट्रोल कर रहा है। सामने अभी एक बनी गर्ल की फाइट हो रही थी एक दूसरी लड़की से, और ये जो बनी गर्ल है असल में ये उस लड़के की सर्वेंट है जो कि थ्रोन पर बैठा हुआ है। अभी यागिरी को इन सब से कोई लेना देना नहीं है और तोमाचिका भी ये नहीं चाहती थी कि यागिरी यहाँ पर किसी को खत्म करे। इस वजह से तोमाचिका उससे जबरदस्ती कर रही थी कि तुम इस लड़के को कहो कि हमें यहाँ से जाने दे। अब यागिरी यही सेम बात उस लड़की से कहता है कि वो लड़का देखता है कि इन दोनों के टोटल पॉइंट सिर्फ 6 हैं। उसे इनसे लड़के कोई फायदा नहीं होता, पर फिर भी वो सोचता है कि इन्हें आगे क्यों ना जाने दिया जाए। इस वजह से अब वो लड़ाई को रोकते हुए हमें जानने को मिलता है कि वो बनी गर्ल जिससे फाइट हो रही थी वो हाफ डेविल है। अब वो लड़का अपनी तीनों सर्वेंट को आगे भेजते हुए कहता है कि उन तीनों को 3 वर्सेस 3 करना है। अब साथ ही यहाँ पर वो रिवील करता है कि जो बनी गर्ल थी वो असल में उसकी सबसे कमजोर सर्वेंट है, पर उसे तो लग रहा था कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने में ही यागिरी डायवर्ट का इस्तेमाल करते हुए पहले उन तीनों को खत्म करता है और इसके बाद चुपचाप तोमाचिका के साथ वहाँ से जाने लगता है। उस लड़के ने हार नहीं मानी थी, वो हमला करने वाला था, लेकिन फिर यागिरी फिर से डायवर्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे भी मार देता है। अब जो हाफ डेविल गर्ल है वो वहाँ आगे आती है और यागिरी से कहती है कि क्या तुमने इन्हें मारा, जिस पर यागिरी हाँ करता है। तो वो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। अब यागिरी को तो कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन इतने में ही तोमाचिका कहने लगती है कि तुम्हें एक बार सुन तो लेना चाहिए कि ये कहना क्या चाहती है। वैसे इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।